अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, तो बेटा सैलरी इनकम का तस्करा हम लोग कर रहे थे। सैलरी इनकम का हेड शुरू हुआ कितने बच्चों के पास सैलरी का हैंडआउट नहीं है? अच्छा बेटा, अब बातें कम होंगी। अब जरा आपको पता है कि कवरेज की स्पीड बढ़ने लगी है। अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गियर में हम पहुंचने लगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, वो पता है ना, रिवर्स गियर तो रिजल्ट के बाद लगता है ना बेटा। अच्छा, सैलरी इनकम सबसे पहले हमने देखा सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन रिसीट बेसिस। मिलेगी तो टैक्स होगी, जेब में आएगी तो टैक्स होगी, हाथ में आएगी तो टैक्स होगी, बैंक में आएगी तो टैक्स होगी। रिसीट की डेफिनेशन हमने देखी, 3 बातें थी। रिसीट बेसिस के अंदर एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई अपॉन इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉई अंडर एनी लॉ। और तीसरी बात क्या थी? मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉयज। की काफी एग्जांपल्स हमने देख ली। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने कहा कि सैलरी में से कोई एक्सपेंस भी लेस कतन तौर पर कभी भी सैलरी के हेड में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं होगा। तुम्हारे दिल में अगर ऐसा कभी कोई बुरा ख्याल आए तो झटक देना। अच्छा, फिर कोई कह सकता है सर आपने ज़कात भी तो लेस करवाई थी, आपने प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग भी तो लेस करवाया था। लेकिन जब मैंने डिडक्टिबल अलाउंस पढ़ाया था तो मैंने साफ बात बताई थी कि इसका किसी हेड ऑफ इनकम से कोई ताल्लुक, इन डिडक्टिबल अलाउंसेस का किसी हेड ऑफ इनकम से ताल्लुक। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा आगे आए। हमने कहा कि प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के केस में कमिश्नर के पास ये ऑप्शन है कि वो सैलरी को अक्रूवल बेसिस पर टैक्स कर सकता है अगर उसको ऐसा लगे कि पेमेंट ऑफ सैलरी हैज बीन डेफर्ड। लेकिन फिर एक और बात भी हमने पढ़ी कि सर ये अक्रूवल और रिसीट के चक्कर में कोई इनकम डबल टैक्स नहीं होगी और कोई एक्सपेंस डबल अलाउ नहीं होगा। फिर हम आ गए सैलरी की डेफिनेशन पे। सैलरी की डेफिनेशन का पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा। पहले कंपोनेंट से भी पहले एक बात पढ़ी हमने, सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। तो हमने कहा ये एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के ताल्लुक से जो अमाउंट भी रिसीव हो रही है वो सैलरी का पार्ट बने। सर अगर गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो सैलरी का पार्ट, बोनस सैलरी, शेयर्स, एक सेकंड, शेयर्स को तो मैंने बताया ही नहीं। मैंने बताया था शेयर्स पर मिलने वाला डिविडेंड, दो अलग चीजें। शेयर्स की बात तो अभी हमने की नहीं है। शेयर्स की बात तो तफसीली बात है, उस पर तो तफसीली बात है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड बात है, टेक्निकल बात है, मजेदार बात है। वो तो है ही सैलरी हैंडआउट 2 में। मैंने ये बताया था कि अगर तो एम्प्लॉय के पास शेयर है, कैसे भी आ जाए, इररिस्पेक्टिव, खरीद ले, कहीं से मिल जाए, कैसे भी आ जाए, शेयर आ गया एम्प्लॉय के पास और है किसका? एम्प्लॉयर का। मिसाल के तौर पर, नाम क्या आपका? अम्मार काम करते हैं मिसाल के तौर पर एंग्रो फर्टिलाइजर में जॉब कर रहे हैं। अब इनके पास एंग्रो फर्टिलाइजर का शेयर आ गया, किसी भी तरह से आ गया, 100 शेयर आ गए। एंग्रो फर्टिलाइजर ने 5 रुपए का डिविडेंड दे दिया। तो कितना डिविडेंड आ गया इनके बैंक अकाउंट में? 500 रुपए का। तो क्या ये इनकी सैलरी में जाएगा? नहीं, सैलरी में नहीं जाएगा सर, ये डिविडेंड है। डिविडेंड की टैक्सेशन हम तफसील से पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे सर? हर चीज में आप बोलते हैं तफसील से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समंदर है। सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जितना कोर्स में है उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, फिर हमने की बात की, ये बातें हुई सारी। फिर आई बात रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की। मॉनेटरी मिले या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिले, कुछ भी मिले, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिले, वो भी सैलरी है। सेठ ने खुश होकर अपने एम्प्लॉय को अपना फोन गिफ्ट कर दिया, सैलरी। अपना लैपटॉप गिफ्ट कर दिया, सैलरी। सर लेट हो गया मैं। बेटा क्यों लेट हो गए? बसों में धक्के खा के आया हूँ सर। अब क्या बताऊं मैं आपको पता है बसों का निजाम। तो बेटा ये चाबी पड़ी हुई है जो गाड़ी तुम्हारी हुई, सैलरी का पार्ट है, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू, अच्छा मैं जब ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ ना, ऐसी मुस्कुराहट चेहरों पे देखने को मिलती है, मैं इसीलिए देता हूँ, यकीन करो। मैं तुम लोगों के चेहरे पे ये कोशिश देखना चाहता हूँ
ऐसी खुशी कभी कभी नसीब होती है सीए के स्टूडेंट्स को। दूसरी बात ये कि फिर बच्चा अपने आप को जो है ना बड़ी कंपनी के अंदर एक अच्छे रूम के अंदर एयर कंडीशन रूम में अज्यूम कर रहा होता है, हाँ सर ये मेरे साथ ही होगा, ये आप सही कह रहे हैं सर, ये मेरे साथ ही होने वाला है सर। आपकी एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त एग्जाम्पल है। तो और एक और मजे की बात बताऊं मैं आपको, जो लोग जाएंगे जॉब में, जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग दे एंड अप बीइंग एम्प्लॉइज ऑफ एनी कंपनी। तो जो सेठिया कंपनीज होती है ना, सेठिया कंपनीज एक तो होती है मल्टीनेशनल कल्चर होता है, कॉर्पोरेट कल्चर होता है, उसमें तो हर चीज एसओपीज, हर चीज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स। लेकिन एक होती है सेठिया कंपनी। मैंने काम किया एक सेठिया कंपनी में, 5 साल मैंने वहीं गुजारे। सेठिया कंपनी, अच्छा अभी जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज है ना, ये सारी सेठिया कंपनी है। अलकरम, गुल अहमद, अब कहने को लगेगा सर लिस्टेड कंपनी गुल अहमद, तो लेकिन ये भी सेठिया कंपनी, ठीक है। ओनर मैनेज्ड है, जो सेठ बोलता है वो होता है, जैसा सेठ बोलता है वो होता है, जिसको सेठ पसंद करता है वही एम्प्लॉय आंख का तारा, बाकी सब खटारा, सही। तो जो, अच्छा अब मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय है वो सेठ की आंख का तारा बन गया, अब वो जो बोलता है ना सेठ मान लेता है, ये बात होती है। इंक्रीमेंट, सर इंक्रीमेंट का टाइम आ गया, इंक्रीमेंट कितना करेंगे आप, तुम बताओ कितना चाहिए, कितना इंक्रीमेंट करो तुम्हारा में, सर इतना तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लें, सर आपकी मर्जी। वो बोलेगा सर मेरा इंक्रीमेंट आप कर दें 80,000 रुपए कर दें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, चलो 75 कर लो, 80 नहीं 75, ठीक है सर आपकी बात रह गई, चले 75,000 रुपए इंक्रीमेंट। ऐसे होता है सीन। सर गाड़ी, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, सर सिविक, नहीं यार सिविक थोड़ी महंगी हो जाएगी, देख लो क्या कर सकते हो, सर कोरोना दे दें, चले आपकी बात रख लेता हूँ, चलो कोरोना ले। सेठिया कंपनी के अंदर सेठ का मिजाज देख के बात की जाती है, और जो एम्प्लॉय होता है ना वो सेठ का मिजाज समझता है। मुझे ये पता होता था कि मैंने कब अपने बॉस से, ओनर वही था, सेठ भी वही था, सीईओ भी वही था, सब कुछ वही था, मुझे ये पता होता था कि मैंने कब मूड देखकर कौन सी बात करनी है। अपने टीम की इंक्रीमेंट की बात करनी है तो गुस्से वाला मूड देख के नहीं करनी बात समझ आ रही है। तो आप ये जो प्रोफेशन है ना, ये आपको मिजाज पढ़ना भी सिखा देगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप फर्म में जाते हो ना, फर्म के अंदर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फर्म में जब बंदा जाता है आर्टिकलशिप करता है, उसके इतने सारे बॉस होते हैं। सबसे पहले जूनियर होता है, तो जो सेमी सीनियर होता है ना वो उसका बॉस बनने की कोशिश करता है। सेमी सीनियर भी है, सीनियर भी है, सुपरवाइजर भी है, असिस्टेंट मैनेजर भी है, मैनेजर भी है, सीनियर मैनेजर भी है, डायरेक्टर भी है, पार्टनर भी है। अब एक जूनियर फर्म में जा रहा है, उसके ऊपर इतनी बड़ी हियरार्की है, हर बंदा ऑर्डर दे रहा है उसको, फोटोकॉपी नहीं की तुमने, यार मैंने तुम्हें बोला था ये फोटोकॉपी करनी है, तुमने फोटोकॉपी नहीं की अभी तक, अब मैं अभी करके लाता हूँ। दूसरा बोल रहा है यार मैंने तुमको बोला था वो चाय का बोलने नीचे से, तुमने बोला ही नहीं चाय का। अच्छा अभी बोलता हूँ मैं, वो तुमने फाइलिंग नहीं करी अभी तक, मैंने तुमको बोला था फाइलिंग भी करनी है। तो बेटा फॉर्म के अंदर ये अभी तुम लोगों को पता क्या है, आओ तो आगे पता लगेगा तुमको। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर ये जो रेजिलियंस आती है ना, रेजिलियंस इज नॉट पेशेंस, रेजिलियंस वो ये आर्टिकलशिप डेवलप करती है, उसको आर्टिकलशिप डेवलप करती है। दिस आर्टिकलशिप इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कोई अपने रोने रो रहा होगा फेसबुक के पेज के ऊपर, लोग अपने दुखड़े रो रहे होते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो बात ये है कि जो बंदा सीखने की गर्ज से जाता है ना, काम करने की गर्ज से जाता है, वो सीखेगा। अगर जिसने स्टेप इन पहले दिन फॉर्म में स्टेप इन किया ना, हर बंदा अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा होता है, तो मैं क्या क्वालिफाइड, इतने सारे पेपर देकर आया हूँ, मेरी कोई औकात है कि नहीं है? हाँ है औकात आपकी, -10%। अच्छा सर जीरो भी नहीं है? नहीं जीरो भी नहीं है अभी आपके, जीरो भी नहीं है। ये फॉर्म आपको सिखाएगी, ये आपको कुछ सिखाएगी, काम सिखाएगी ये फॉर्म आपको, आपने सीखना है। और जो सीखता है ना, उसूल है, जब भी सीखना हो ना आपने, आप अपने आप को झुका के रखो, अपने आप, अपनी टोन डाउन करो। आप मिजाज पैदा नहीं करो अपने अंदर, एटीट्यूड पैदा नहीं करो अपने अंदर। अगर आपने एटीट्यूड पैदा किया ना, आप सीख नहीं सकते। उसूल है ये उसूल है। वैसे मेरी आवाज है ऐसी कि वो आखिर तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह ताला, जब तक ये सेल चेंज हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयर ऐसी तोहफे दे देता है,
इससे कई ज्यादा चीज है, ठीक है सर। मसला हो गया है हॉस्पिटलाइजेशन में, खर्चा हो गया हॉस्पिटल में इतना, बेटा ये बैटरी इसकी चार्ज चेंज किया करो, ले आओ बेटा। तो सर हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, कंपनी की पॉलिसी तो नहीं है कि आप लोग हॉस्पिटलाइजेशन रिम्बर्स करते हैं, लेकिन मेरा खर्चा आ गया ठीक ठाक 4 लाख रुपए, कोई बात नहीं बेटा ले लो। क्यों? क्योंकि एक एम्प्लॉय जो होता है ना, समझना तुम बात को समझना, एक एम्प्लॉय मिसाल के तौर पर अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था, तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो एक ट्रस्टवर्दी बंदा होता है ना, ट्रस्टवर्दी बंदा, वो बहुत कीमती होता है। अल्लाह ना करे एक अच्छी पोजीशन पर जो बंदा होता है उसके हाथ में तो बहुत कुछ होता है ना। कुछ लोग होते हैं जो बाय नेचर कमीने होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने बेनिफिट का कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ 2 नंबरी कर रहे होंगे, लेकिन भरोसा बहुत कम लोगों पे डेवलप होता है। तो अब मिसाल के तौर पर सेठ का भरोसा डेवलप हो गया, ये काम का बंदा, ये भरोसे का बंदा, कहीं जाना नहीं चाहिए। दूसरा बंदा आएगा, पता नहीं भरोसे का आए ना आए। मैं आज इसको लाख रुपए 2 लाख सैलरी ऊपर दे दूंगा, गाड़ी कोरोला की जगह सिविक दे दो, मसला नहीं है। लेकिन दूसरा बंदा आ गया, अगर मेरा महीने का 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का लॉस कर दे और मुझे पता भी ना चले, क्या ख्याल है? ये बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पर पेरोल प्रोसेस होता है। अब पेरोल, कैश का पेरोल होता है 2 करोड़ रुपए का, कैश का पेरोल होता है 2 करोड़ रुपए का। अब कैश के पेरोल के अंदर कोई क्या करे, किसी के अच्छे को नहीं पता लगेगा, किसी को अच्छे को नहीं पता लग सकता कि कैश के पेरोल में क्या एडजस्टमेंट हो रही है, क्या डिसबर्समेंट हो रही है, किसका जाली अंगूठा लग रहा है। आप समझ रहे हो? फेक एम्प्लॉइज को पैसे जा रहे हैं, किसी को नहीं पता लगेगा फाइनेंस वाले के अलावा। दिस इज सच अ सेंसिटिव प्लेस। बात आ रही समझ में? तो ये छोटे बेनिफिट्स हैं जो मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, आप लोग भूले नहीं समझते हो, ये कॉमन है, आराम से मिलते हैं। किस बंदे को? अच्छा बंदा, ट्रस्टवर्दी बंदा, मेहनती बंदा, काम वाला बंदा। अगर तुम काम करोगे ना किसी भी शोबे में, आज मेरे अल्फाज लिख लो, याद आएंगे, सर मुनीर ने कहे थे, कानों में गूंज रहे हमारे अल्फाज। जिधर चले जाओ, जहां चले जाओ, अच्छी से अच्छी जगह चले जाओ या मुश्किल से मुश्किल जगह चले जाओ जहां पर लोगों के मिजाज नहीं मिल रहे, अगर तुमने अपने इखलाक अच्छे रखे, इखलाक सबसे बड़ी चीज मैंने ये नोट किया है, हर स्टेप पर, अपनी जिंदगी के हर स्टेप पर मुश्किल से मुश्किल बंदों को भी डील किया, लेकिन इखलाक से सामने वाला बंदा हमेशा ज़ीरो हो जाता है, हमेशा ज़ीरो हो जाता है। कीप योर मोरल्स हाई, मोरल लेवल्स ऑलवेज हाई। सामने वाले की तरह गिरने की जरूरत नहीं आपको। सामने वाला गाली देता है, आप गाली नहीं दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिंदगी में कभी गाली नहीं दी किसी को। हाँ, छोटी मोटी कुत्ता कमीना ये हो जाता है, इससे ज्यादा कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को गाली नहीं दी मैंने। चाहे देखो, दिल वाले गुनाह अल्लाह नहीं लिखता, सही है? तो माफ कर देते अल्लाह पाक। जबान से किसी का दिल नहीं दुखाना, तो सामने वाला हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो एम्प्लॉयर कुछ भी दे, वो सैलरी का पार्ट। फिर हमने कहा सर कुछ भी मिल जाए, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, इन काइंड मिल जाए, सैलरी का पार्ट, पहली चीज। फिर पहला पॉइंट आया पे, वेज, रिम्यूनरेशन, अदर रिम्यूनरेशन, लीव पे, लीव इनकैशमेंट, कमीशन, फी, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट्स। पैसे को जिस नाम से बोलो वो सैलरी है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में कमीशन भी मिल रहा है, वो भी क्या है? ग्रेचुटी भी क्या है? वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट्स मैंने बता दिया, सैलरी। ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। लीव पे, लीव इनकैशमेंट का कॉन्सेप्ट कल डिटेल में बात होगी। परक्विजिट्स के ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सैलरी है। सैलरी की जान इज परक्विजिट। अलाउंस पर हमने कल बात की, अलाउंस के ऊपर थोड़ी सी बात और बाकी है, वो मैं करता हूँ। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, पेंशन और एनुइटी और ईसॉस। इसको मैं प्यार से ईसॉस कहता हूँ। जब भी मैं ईसॉस कहूँ तो समझ जाना, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम को मैं ईसॉस कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अलाउंस पर थोड़ी सी बात रिपीट भी करूंगा और थोड़ी सी मजीद बात भी करूंगा। अलाउंस इज बेसिकली फिक्स्ड मॉनेटरी बेनिफिट, फिक्स्ड मॉनेटरी बेनिफिट जो होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अच्छा, पहली बात,
दूसरी बात, होता ये बेनिफिट है, इसका मतलब कि सर अलाउंस वो अमाउंट है जिससे एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। इसका मिसाल के तौर पर हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। अब एम्प्लॉय ने हाउस रेंट पे लिया है या नहीं लिया, अलाउंस है, फिक्स है, मिलेगा। उसका खुद का घर है, वो फुटपाथ पे सो रहा है, इररिस्पेक्टिव घर ले रहा है नहीं ले रहा, उसको फिक्स सैलरी के साथ हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। सर लेकिन उसका रेंट घर का एक्चुअल है 80,000, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 40,000, ज्यादती नहीं है? तो किसने बोला तो 80,000 के घर में रहे? ये एम्प्लॉयर का मैटर है, एम्प्लॉयर का मैटर नहीं है। एम्प्लॉयर तो जो पैसे दे रहा है वो क्या है, उसकी सैलरी, अलाउंस इज सैलरी। जबरदस्त बात हो गई, आसान बात हो गई। और हमने ये कहा कि अलाउंस को तुम किसी भी नाम से पुकारो, कुछ भी बोलो, सैलरी, कोई भी अलाउंस हो, अलाउंस का वर्ड देखा पार्ट ऑफ सैलरी, अलाउंस का वर्ड देखा सैलरी। लेकिन हमने कहा कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो एक्सपेंडेड solely for official purposes। ऐसे अलाउंसेस होते हैं सर जो एम्प्लॉय को मिलते हैं solely for official purposes। इसका मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि इसका बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा होता। और सैलरी का कॉन्सेप्ट ही क्या है, सैलरी में जाती कौन सी चीज है जिसका बेनिफिट इसको मिल रहा हो, एम्प्लॉय को। अब मैं कह रहा हूं ये वो चीज है जिसका बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा, जिसकी मैंने कल एग्जांपल दी थी, वॉशिंग अलाउंस, किट अलाउंस, ठीक है, ये दो कॉमन एग्जांपल्स हैं, वॉशिंग अलाउंस, किट अलाउंस, रिलोकेशन अलाउंस। रिलोकेशन अलाउंस मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के कहने पर रिलोकेट हुआ है, घर था उसका तारिक रोड पर, वो रिलोकेट हो गया कहाँ, नूरियाबाद, फैक्ट्री वहां पे थी तो रिलोकेट हो गया। अब वो रिलोकेट हो गया तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्या ख्याल है? उसके बच्चे जो है स्कूल जाते थे, अब उसके बच्चे इतनी दूर से स्कूल जाएंगे तो वैन का खर्चा बढ़ गया, या किसी और स्कूल में एडमिशन हो गया, या पेट्रोल का खर्चा ज्यादा लगेगा। तो हमने कहा सर एम्प्लॉय हमारे लिए रिलोकेट हुआ है और एम्प्लॉय का रिलोकेशन अलाउंस हमने बढ़ा दिया 20,000, तो उसके खर्चे ही 20,000, कंपनी के पर्पस के लिए हुआ है ना। इस 20,000 का कोई खास उसको खुद से बेनिफिट तो नहीं मिल रहा। तो ये भी ऐसा खर्चा होता है रिलोकेशन अलाउंस। ये मैंने जो एग्जांपल दिए ना, इन्हीं एग्जांपल यही आती है एग्जांपल्स, याद रखना, नाम याद रखना, रिलोकेशन अलाउंस, रिलोकेशन अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, किट अलाउंस एटसेट्रा। अच्छा अगर इन नामों से नहीं आया तो आपने कहा सर ने तो ये 3 नाम बताए थे, सर कोई चौथा अलाउंस आ गया, कोई चौथा अलाउंस आ गया, तो फिर एग्जामिनर उसके साथ लिख के देगा कि ये अलाउंस मिला है विच इज सोली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर दीज शुडंट बी टैक्सेबल, शुडंट बी सैलरी। तो सर ये सैलरी में इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ये सैलरी में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। अच्छा आपसे पिछला वाला से मुराद ये कि आप जो फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हो, इससे जो पिछला वाला फाइनेंस एक्ट था उसमें ये सैलरी का पार्ट नहीं थे। फाइनेंस एक्ट 2020 में नॉट पार्ट ऑफ सैलरी। फाइनेंस एक्ट 2021 जो आप पढ़ रहे हो, हमने कहा ये बन जाएंगे पार्ट ऑफ सैलरी इफ ऑन फिक्स बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी। ये क्या बात हो गई सर? यही बात है। लॉजिकली स्पीकिंग ये सैलरी का पार्ट नहीं होने चाहिए और ये सैलरी का पार्ट नहीं थे, ये सैलरी का पार्ट नहीं थे। फाइनेंस एक्ट 2021 में कहा कि ठीक है, अभी भी कॉन्सेप्ट तो यही है कि ऐसा कोई अलाउंस जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए मिल रहा है, जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए मिल रहा है, वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं होगा। लॉ यही है, अभी भी लॉ यही है, लेकिन इसको क्लैरिफाई कर दिया। क्लैरिफाई करने से कुछ छोटी सी चेंज आ गई। क्या क्लैरिफाई कर दिया
उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि भाई अगर कोई अलाउंस ऐसा है जो फिक्स है या परसेंटेज ऑफ सैलरी की बेसिस पर है, कोई अलाउंस फिक्स है या परसेंटेज ऑफ सैलरी की बेसिस पर है, तो हमने कहा कि वो सैलरी में जाएगा, वो सैलरी में जाएगा, वो सैलरी में जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने किसी का वॉशिंग अलाउंस फिक्स कर दिया, हमने बोला तुमको हर महीने 5,000 रुपए का वॉशिंग अलाउंस मिलेगा। तो वैसे तो वॉशिंग अलाउंस नहीं जाना चाहिए, लिखा हुआ भी है ऑफिशियल पर्पजेस के लिए है, लेकिन फिक्स कर दिया हर महीने 5-5 हजार। तो हमने कहा सर अब लॉ के हिसाब से ये सैलरी में जाएगा। किट अलाउंस फिक्स कर दिया, 5% ऑफ बेसिक सैलरी फिक्स कर दिया, और लिखा हुआ भी है कि किसके लिए, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। अब सर आपने तो बताया था जो ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है वो सैलरी में नहीं जाता, लेकिन फिर मैंने यहाँ आगे एक और बात भी बताई कि अगर उसे फिक्स कर दिया गया है या परसेंटेज ऑफ सैलरी पर बेस कर दिया गया है, तो अब वो पार्ट ऑफ सैलरी बनेगा बनेगा बनेगा। बोलो बेटा। ज्यादती, देखो तुम कहने को कह सकते हो ज्यादती है, लेकिन इससे रास्ता खुल रहा था चोर बाजारी का। चोर बाजारी से मुराद ये कि मैनिपुलेशन का। अब आपको अगर टैक्स बचाना है तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो मेरी सैलरी मिल रही है ना, मुझे 2 लाख रुपए, इसमें से मुझे 50,000 रुपए अलाउंस मिल रहा है उस मद में कि ये मेरे ऑफिशियल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। मेरे क्या हो रहे हैं, ऑफिशियल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो फिर इसको लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया था, और ये मिसयूज आराम से हो सकता है। तो अब लॉ ने क्या कह दिया, लॉ ने कह दिया कि फिक्स नहीं होगा। अब हर कंपनी अलग अलग अमाउंट तो उसी को देगी ना जो जरूरत के तहत जिसको दे रही है। क्या ख्याल है? तो एक बात तय है कि ये अमाउंट फिक्स नहीं होगा। अगर फिक्स होगा तो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो अब सर पॉलिसी क्या रखें, पॉलिसी कंपनी की मर्जी है, क्या रखें, ये हमारा मैटर नहीं है। क्या हम सर ये बोले कि तुम स्लिपें ला के दिखाओ, जितनी स्लिप तुम ला के दिखाओगे उतने पैसे देंगे? पता नहीं, हो सकता है कि ये कर ले कंपनी, या ये भी कर सकती है कंपनी। मिसाल के तौर पर एक तरीका बता रहा हूँ, वे अराउंड बता रहा हूँ। कंपनी ये करेगा ठीक है भाई, एक महीने आपको 3,000 मिलेगा, एक महीने आपको 2,000 मिलेगा, एक महीने आपको 3,000 मिलेगा, एक महीने आपको 2,000 मिलेगा। फिक्स नहीं है अभी। वर्क अराउंड तो निकल सकता है ना, वर्क अराउंड तो निकल सकता है। मिसाल के तौर पर पहले 3,000 रुपए हर महीने मिल रहा था, अब हम ये कह देंगे एक महीने 4,000, एक महीने 2,000, एक महीने 4,000, एक महीने 2,000, एक महीने 4,000, एक महीने 2,000। तरीका निकाल लिया। अकाउंट हम लॉ को इंटरप्रेट करने वाले तो तरीका निकालने के लिए बैठे हुए ना। हमने कहा फिक्स भी नहीं है, और हो भी क्या गया, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी हो गया, सैलरी भी नहीं बनेगी, और सामने वाले का काम भी हो गया। बात आ रही समझ में? बाहर तो और एक बात तय है कि अगर एग्जाम में ऐसी चीज आती है कि ये फिक्स है तो इसे तुम्हें पार्ट ऑफ सैलरी बनाना पड़ेगा। ये बात तय है। ये बात क्लियर होती है सबको बेटा? बोलो बेटा। तो ये सारे पैसे एम्प्लॉयर की मर्जी से जाते हैं, मतलब कौन सा ऐसा पैसा होता है जो एम्प्लॉयर की मर्जी से ना जाए? हाँ। तो हम इसको भी तो बोल रहे हैं, हम इससे भी तो खुद बोल रहे हैं यूनिफॉर्म धो के आओ, वॉशिंग अलाउंस भी इसीलिए बोल रहे हैं ना, एम्प्लॉयर ही तो बोल रहा है इसमें भी। मकसद एक ही है, सारे अलाउंसेस जिनकी मैं यहाँ बात कर रहा हूं उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली किसको मिल रहा है? एम्प्लॉयर को मिल रहा है, एम्प्लॉयर को मिल रहा है। और हम इस बात पे मुत्तफिक है कि सैलरी का पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा। इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? एम्प्लॉयर को मिल रहा है। लेकिन लॉ ने क्लेरिफाई कर दिया। क्या क्लेरिफाई कर दिया? अगर फिक्स बेसिस पर है या परसेंटेज ऑफ सैलरी की बेसिस पर है तो अब तुम्हें इसको सैलरी का पार्ट बनाना पड़ेगा। बोलो मुरली सॉरी जी। फिक्स का मतलब ये यूनिफॉर्म पेमेंट्स थ्रू आउट द ईयर, सिंपल। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, इसको कोई आसानी के साथ खेल सकता है ना, 3,000 2,000 3,000 2,000 3,000 2,000 खेल सकता है ना कोई। बहुत से इसके मोड्स हो सकते हैं।
पहला मोड तो ये है कि किसी ने हर महीने यूनिफॉर्म पेमेंट नहीं रखी, भाई लॉ ने बोला यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, फिक्स नहीं होनी चाहिए, पार्ट ऑफ सैलरी, परसेंटेज ऑफ सैलरी नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी मोड रखे हम और बाद में उसको एक्सप्लेन करें। हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने 4000 दिए, फिर 4000 की स्लिप आ गई, फिर हमने 2000 दे दिए, फिर उसके खर्चे उसने दे दिए हमें, फिर 4000 दे दिए। समझ रहे हो बात को? यानी कि उसका कोई भी मोड हो सकता है, लेकिन या फिक्स नहीं होना चाहिए और परसेंटेज ऑफ सैलरी नहीं होना चाहिए। फिक्स से मुराद ये है कि ड्यूरिंग द ईयर फिक्स ना हो। ठीक है, चलो खैर इसकी बात कर ली। बोलो बेटा। वो अभी आ रहा हूँ, अगली एग्जांपल उसी पर आ रहा हूँ। ये एक बात हो गई, ये सबको समझ आ गई, ये सबको क्लियर हो गई। ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने एक और बताई थी, पिछले फाइनेंस एक्ट तक एक और चीज भी थी, टीएडीए। टीएडीए सही है, ट्रैवल एंड डेली अलाउंस। ट्रैवल एंड डेली अलाउंस का सीन ये था, मैंने आपको बताया था कंपनीज में ये एंटाइटलमेंट के हिसाब से फिक्स होता है। आप लोग फर्म्स में भी जाएंगे ना, तो फर्म्स के अंदर भी ये चीज आपको नजर आएगी। आप आउट स्टेशन पर जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए, लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, ब्रांचेस का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो एंटाइटलमेंट फिक्स होती है कि अगर आप जा रहे हैं तो पर डे का खाने पीने के इतने पैसे मिलेंगे, रूम के इतने पैसे मिलेंगे, ट्रैवलिंग के इतने पैसे मिलेंगे। तो ये जितने पैसे मैं ज्यादा यहाँ बता रहा हूँ ना, तो वहां जाके आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्रैश हो जाएंगी। आप बोलेंगे भाई सर ने तो बताया था 15,000, 20,000, 25,000 दिन के, ये तो कह रहे हैं दिन के खाने के 500 रुपए, रूम आपको लेना है 2,500 रुपए, और ऐसे ऐसे अलाउंसेस दे रहे हैं फर्म वाले। क्या करें हम? तो मैंने ये भी कहा था कि डेजिग्नेशन के हिसाब से होते हैं। किसके हिसाब से होते हैं? डेजिग्नेशन के हिसाब से होते हैं। अब फर्म के अंदर आप जूनियर हो तो आपकी डेजिग्नेशन जूनियर वाली होगी ना, बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी होगी ना, क्या ख्याल है? तो ये बात है। अच्छा, फर्म के अंदर एक और चीज भी बड़ी मजे की होती है, अक्सर औकात जो सारे खर्चे होते हैं ना वो क्लाइंट उठा रहा होता है। क्लाइंट मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि मेरी आर्टिकलशिप तो बैंकिंग सेक्टर में गुजरी, और जब मेरी आर्टिकलशिप थी केपीएमजी के पास बेइंतहा बैंक्स थे, सारे बड़े बड़े बैंक केपीएमजी के पास थे, सारे एचबीएल, मीजान, सोनेरी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अल्फला, फैसल बैंक, सबके लड़के फर्म में यही बातें हो रही होती थी। तो कभी कोई मिलता था किसी और बैंक वाला लड़का, क्या भाई लंच वंच की क्या तरतीब है वहां पे, मिल रहा है प्रॉपर खाना आना? हाँ भाई, क्लाइंट की तरफ लंच भी क्लाइंट की तरफ से, डिनर भी क्लाइंट की तरफ से। तो हमारा जो बैंक था तो लंच नहीं था, डिनर था। डिनर वो अनलिमिटेड था, डिनर पे कोई लिमिट नहीं थी। भाई लड़के काम कर रहे हैं तो खाएंगे भी तो ना, एनर्जी नहीं आएगी तो कैसे होगा मतलब ऑफिशियल पर्पसेस के लिए बैठे हुए हैं ना। तो जो डिनर होता था ना हमारा वो अनलिमिटेड होता था, उसके ऊपर कोई पूछ-गछ नहीं होती थी। अब ऐसी कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो तो उसकी प्लानिंग फिर आधे घंटे पहले से शुरू होती थी। डिनर से आधा घंटा पहले ये प्लानिंग होती थी कि कहाँ से खाना आएगा, खाने में क्या आएगा, डिजर्ट में क्या आएगा, क्योंकि भाई इतना काम पूरा दिन करके भूख तो लगेगी ना इंसान को, मोटिवेशन। तो 1.5-2 घंटे खाने के होते हैं। एक जूनियर का काम ये होता था कि जब इतने बच जाएंगे तो तुमने सबसे ऑर्डर लेना है, उसका काम होता था। ये जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बेटा जब इतने बच जाएं तो फिर सबसे आप ऑर्डर लो, कौन क्या खाएगा। तो उस वक्त अल्फला बैंक पे लंच भी मिलता था, लंच भी अनलिमिटेड था, डिनर भी अनलिमिटेड था। सूखा सा कोई कांगड़ी लड़का भी अगर चले जाए अल्फला बैंक के ऊपर, आर्टिकलशिप खत्म होती थी तो फूल के गुब्बारा हो जाता था, यकीन करो। तो अब हमारा जो क्लाइंट था उसकी सारी क्रेडिट ऑपरेशंस जो है ना सेंट्रलाइज्ड थे, सारा एडवांसेस सेंट्रलाइज्ड थे। बाकी बैंकों के एडवांसेस जो है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। लाहौर में लोन दे रहे हैं पार्टियों को तो लाहौर में डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, इस्लामाबाद में दे रहे हैं तो इस्लामाबाद में। तो लड़के जा रहे होते थे, दूसरे शहरों में जा रहे होते थे और हमको आके किस्से सुना रहे होते थे, यार हम तो लाहौर गए और हम तो यहाँ ठहरे और हमने ये खाया और हमने ये किया और हमने वो किया।
हम हसरत से देखते थे, अरे यार ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऑपरेशंस क्यों सेंट्रलाइज हैं यार, हम भी जाते घूमते खाते पीते फिरते हर साल, वरना अपने लड़कों को तो भेजते, जाओ ऑडिट भी करो, थोड़ा सा घूमो फिरो भी। तो जब 3 साल हो गए, चौथे साल मैनेजर ने एक आइडिया दिया, बोले तो लोग जाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ईशान भाई वो क्रेडिट एडवांसेस जितने भी हैं सारे सेंट्रलाइज्ड हैं, और जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं वो हम केपीएमजी लाहौर, केपीएमजी इस्लामाबाद और इनसे करा लेते हैं। तो लड़कों को क्यों करा दो, लड़कों को भेजो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कराने के लिए। हमने टीम बनाई, लड़कों को भेजा। तो फिर फर्म से आइडिया लिया कि पर पर्सन लड़कों को मिलता क्या है अलाउंस, वो सुन के बड़ी मायूसी हुई हमें। तो फिर हमने मैनेजमेंट से बात की, हमने कहा भाई हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, और जो आप लोगों के गेस्ट हाउसेज हैं, जो आप लोगों की तरतीब है, जो टिकट विकेट्स हैं, वो आप जल्दी से कराओ हमारे लड़कों के, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, टाइम भी कम है, डेडलाइन भी, उनकी सारी अरेंजमेंट्स आप लोग कराओ। तो मजे आ गए सबके, क्योंकि गेस्ट हाउस जो इस्लामाबाद में था वो रीजेंट का गेस्ट हाउस था, और रीजेंट के गेस्ट हाउस में फिर जो खाना पीना वो सब डायरेक्टली बिल्ड टू क्लाइंट, बीच में फर्म थी नहीं, फिर मैं भी गया था वहां पे, 1 हफ्ते का ट्रिप था मेरा। मैंने कहा जाऊं जरा लाहौर इस्लामाबाद के ऑफिस को भी ब्रीफिंग दे दूं, लड़कों को भी जरा देखूं कैसा काम कर रहे हैं। तो वहीं रीजेंट ये गेस्ट हाउस के अंदर ही ठहरे थे, डिनर आया, लड़के डिनर ऑर्डर कर रहे हैं। मुनीर भाई आप बताएं क्या खाएंगे आप? मैंने बोला देख ले यार बड़ी महंगी महंगी आइटम है, पागल हल्का हाथ रखना, वो आप टेंशन नहीं ले, आप बताएं खाना क्या है आपको। हमने 1 2 3 चीजें मंगा ली। अच्छा फिर रूम रेंट, फिर वो लड़के प्रेसिंग भी करवा रहे हैं, कपड़े भी धुलवा रहे हैं, सारी चीजें, खुला खाता चल रहा है ना, पूछने वाला तो कोई है नहीं, हम तो दे नहीं पैसे। मुझे पता था बम तो फटेगा, सारा के सारा जाएगा स्टैंडर्ड चार्ट के पास। अच्छा भाई ट्रिप खत्म हुआ, उसके बाद फिर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था सीनियर मैनेजर के पास, चीजें मुझे डिस्कस करने के लिए। यार आप लोगों के लड़कों के खर्चे बहुत हैं इस दफा। मैंने बोला दिखाओ जरा, नजर तो कराओ, दीदार तो कराओ। तो मैं खाने का बिल देख के परेशान हो गया, ये जिन्नात ने खाया, इंसानों ने खाया खाना। माल मुफ्त दिले बेरहम, ये वाली बात होती है असल में जरा। अच्छा लेकिन अगर उल्टा केस हो ना, मिसाल के तौर पर अगर आपको पेमेंट मिल जाए लड़कों को, भाई ठीक है आपको पर डे रहने के मिल रहे हैं 5000 रुपए, अब देख लो, अब आपने रहना है अपने हिसाब से रह लेना भैया। तो फिर वो ढूंढेंगे ऐसा होटल जिधर पर नाइट रेंट होगा, पर रूम रेंट होगा 2000 रुपए, और उस 2000 में भी अगर तो 2 की कैपेसिटी है ना, तो 2 मैट्रेसेस डलवाएंगे और 4 लड़के एक रूम के अंदर सोएंगे, ताकि सबकी सेविंग हो, सबका भला हो। बात आ रही समझ में? और अगर खाने के पैसे मिल रहे हैं मिसाल के तौर पर दिन के 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐसी जगह जाएंगे जहां गरीबी भी मिले, देखो, ताकि सबका पेट भी भर जाए और पैसे भी बच जाए। अब आर्टिकलशिप में तो यही सेविंग होती है भाई। कितना बिल पता नहीं था, वो सारा बैंक की तरफ से फाइनेंस था, स्पॉन्सर। ठीक है बेटा, खैर हम खाते पीते तो हम लोग वैसे ही थे क्लाइंटों के ऊपर ये कि काम मेहनत करते थे तो खाते थे, ठीक है। अच्छा खैर, तो ये पर डे अलाउंस फिक्स होता है, आप कंपनीज में जाएंगे ये फिक्स होता है। डायरेक्टर जा रहा है विजिट के लिए तो उसकी पर डे जो रूम एंटाइटलमेंट होगी ना, वो 15,000 होगी, 20,000 रुपए होगी। पर डे जो खाने पीने की एंटाइटलमेंट होगी उसकी 5,000 रुपए होगी, 6,000 रुपए होगी। अच्छा अब लॉजिकली भी बनती है बात, वजह ये कि व्हेन यू आर फार फ्रॉम योर होम यू आर नॉट गेटिंग द कंफर्ट ऑफ योर होम। अब घर में तो ये है कि खाना पकाया, अम्मा ने खाना बना के बुला लिया, बेटा चलो खाना खा लो, क्या ख्याल है? कपड़े धुल रहे हैं ऑटोमेटिक मोड पे, पता नहीं चल रहा, कपड़े प्रेस हो रहे हैं ऑटो मोड पे, पता नहीं चल रहा, ऐसा है या नहीं है? तो घर का तो कंफर्ट एक अलग ही लेवल है ना। नाउ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तो हदीस में भी आता है, इसका मफहूम है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए, कि सफर जो है ना, सफर अजाब का एक छोटा सा हिस्सा है, यूं समझ लो, क्योंकि इस सफर के अंदर तकलीफ आती ही आती है, बेआरामी आती ही आती है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होगी, जिस रूम में आप सो रहे होगे आपको नींद नहीं आ रही होगी, आपकी जगह चेंज हो गई है, ठीक है। अब कपड़े कौन धोएगा, कपड़े कौन इस्त्री करेगा, मिल नहीं रहे कपड़े, एक ही बैग के अंदर पड़े हुए, जो सबसे नीचे वाला है बिल्कुल ही अजीब सा हो गया है। मतलब सफर तो फिर सफर है ना, वो फिर अंग्रेजी वाला भी सफर बन जाता है, समझ रहे हो ना। तो
उसका एक कंपनसेशन का एलिमेंट भी होता है। मिसाल के तौर पर आप ये नहीं समझोगे सर एक सीनियर बंदे को 20,000 रुपए का अलाउंस क्यों मिल रहा है, रूम तो वो भी 5,000 में ले सकता है, अच्छा 10,000 में ले सकता है, अच्छा 20,000 क्यों मिल रहा है उसको। एक होती है कंपनसेशन, व्हेन यू आर फार फ्रॉम योर होम, तो एक उस अमाउंट के अंदर एक कंपनसेशन फैक्टर भी होता है कि यार बंदा राजी तो हो जाने के लिए, क्या ख्याल है, तो ये वाला एलिमेंट भी होता है। तो होता क्या था, अभी भी यही होता है कि टीएडीए फिक्स हो गया, और टीएडीए के हिसाब से अगर मेरा कंपनी मुझे भेज रही है और मेरा 10 दिन का ट्रिप है और 10 दिन के हिसाब से 30,000, तो कितने हो गए 3 लाख। अच्छा अब ये 3 लाख रुपए में से अगर मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ 2 लाख और मेरी सेविंग हुई 1 लाख, तो ये पिछले वाले फाइनेंस एक्ट में ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट था, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता था। लेकिन अब जो फाइनेंस एक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये जो सेविंग है ये टैक्सेबल होगी, सिर्फ सेविंग्स टैक्सेबल होगी बेटा। हाँ ये बात इसने कल भी पूछी थी, तुम ही ने पूछी थी ना, मैंने एक सर अगर हम बताएं ना कितना खर्चा हुआ है, ये बात तुमने पूछी थी ना कल, किसी ने तो पूछी थी सर, हम तुमने पूछी थी। देखा ये बच्चों के दिमाग में ये आती हैं बातें आती हैं, सर ये अगर छुपा लें किसी तरह से क्यों बताएं हम। इसका एक मैं जवाब दे दूं आपको, जब भी रेलेवेंट लॉ आता है ना, जब भी रेलेवेंट लॉ आता है तो उसकी कंप्लायंस को इंश्योर भी करना पड़ता है। बात समझ आ रही है, क्योंकि सैलरी पे टैक्स कौन काट रहा है, कंपनी काट रही है। अब मिसाल के तौर पर कंपनी ने टैक्स कम काटा तो जवाब कौन देगा, कंपनी देगी। अब मिसाल के तौर पर कंपनी ने तुमको दिए 3 लाख रुपए, दे दिए 3 लाख, अब तुम्हें 3 लाख की स्लिप देनी पड़ेगी कंपनी को। होटल में गए, रूम रेंट का बिल देना पड़ेगा, खाना खाया, खाने का बिल देना पड़ेगा। लेकिन सर हमने तो पठान के होटल से खाना खाया, बिल कहां से आएगा, बिल बुक से बिल बना के दो कंपनी को भाई। बात समझ आ रही है, कागज का पेट भरना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, चाहे वो कैसे भी करना पड़े। बात समझ आ रही है। लड़के जाते थे, फर्म वाले बोलते थे भाई आप ट्रेवलिंग के पैसे, ट्रेवलिंग के बिल दो आप। मतलब भाई ट्रेवलिंग के बिल कौन से, ये काली पीली टैक्सी वाले कौन से बिल देते हैं हमको, ये कौन से बिल देते हैं हमको। कोई बिल बुक लेके घूमता है, रिक्शे वाला कोई बिल बुक लेके घूमता है, रिक्शे का ट्रिप पूरा हुआ यार बिल तो दो। ऐसे घूर के देखेगा, दिल चाहेगा आप जमीन के अंदर चले जाओ। बिल कौन से देते हैं। तो फर्म में फिर कुछ सीनियर थे, क्या बोलते थे, हमारे क्लाइंट को सीनियर थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो थे भाई हमें नहीं पता, बिल चाहिए, बिल मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे पैसे। सपोर्ट प्रूफ, कुछ कागज का पेट भी भरना होता है कभी। बात समझ आ रही है। तो कहीं का बिल नहीं मिला तो अब आप एक बिल बुक लेके, कैश मेमो लेके, 4 पराठे 5 चाय 4 अंडे रेट लगा करना पड़ता है। सही है। अब एक चैप्टर में आएंगे रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ते हैं, तो वो रिकॉर्ड्स क्या होंगे, वही सारे रिकॉर्ड्स। ठीक होगी बात बेटा। चलो खैर थोड़ी बात तवील हुई लेकिन समझ आ गई आप। अच्छा जी बेटा, सेविंग्स टैक्सेबल, ये बात समझ आ गई, टैक्सेबल होगा। कौन करेगा ये बाद में देखेंगे, ये कंपनी ही करेगी ना। सैलरी का टैक्स कौन काट रहा है, करना पड़ेगा, हम तो सेविंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे अभी मैंने उसको यही बात तो बताई, तुम 3 लाख रुपए लेके चले गए ट्रेवल पे, विजिट खत्म हुआ, वापस आ गए जॉब पे। अब फाइनेंस वाला बुलाएगा तुम्हें, नाम क्या तुम्हारा, उमर, बोलेगा उमर साहब आ जाएं आप, आपके नाम पे 3 लाख रुपए खड़े हैं। आपके नाम पे क्या खड़ा हुआ है, 3 लाख रुपए का एडवांस खड़ा हुआ है। उसकी क्या दे दें मुझे, एडजस्टमेंट्स। क्या दे दें, क्या दे दें, एडजस्टमेंट्स दे दें। तो आप एडजस्टमेंट्स आपने दी, आपने उसकी एडजस्टमेंट्स दी, मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपए की, कितनी दी, ये 2 लाख की, 2 लाख की आपने एडजस्टमेंट दे दी। उसने बोला बाकी की, उमर साहब बाकी की, आपने कहा भाई बाकी सेविंग, बाकी की नहीं है मेरे पास। वो आपसे बाकी के पैसे नहीं मांगेगा, वापिस पैसे नहीं मांगेगा, क्योंकि आप जो पैसे ले गए वो तो आप अपनी एंटाइटलमेंट के हिसाब से ले गए ना। तो जो बाकी के आपने प्रूफ नहीं दिए, सपोर्टिंग एविडेंस नहीं दिए, वो क्या अज्यूम करेगा कि ये क्या है आपकी सेविंग, उसको आपकी सैलरी में ऐड करेगा और टैक्स बढ़ा देगा, पैसे वापस नहीं मांगेगा। वी शुड बी वेरी क्लियर
कोई ये ना समझे पैसे वापस मांग लेगी कंपनी ने ये 3 लाख दे दिए, एंटाइटलमेंट है। मैं कह रहा हूं जो सेविंग हो गई वो भी आप घर ही ले जाओगे, कंपनी वापस नहीं मांग रही, लेकिन वो सैलरी का पार्ट है। अब है किस तरह नहीं है, इतना समझाने के बाद उल्टी सीधे जवाब नहीं दिया करो मुझे। चलो अब आगे आ जाओ, खत्म हो गई डेफिनेशन, खत्म हो गई। चलो आगे, डायरेक्टरशिप फी सबसे आखिर में बताऊंगा मैं, लिख लो। याद दिलाना तुम्हारा काम, याद दिलाना तुम्हारा नहीं, जब ये हैंड आउट खत्म होगा, जब ये हैंड आउट खत्म होगा तो डायरेक्टरशिप फी का बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन जब ये हैंड आउट खत्म होगा तो याद दिलाना है आप लोगों ने मुझे, ठीक है? मैं भूल ना जाऊं। वैसे तो हम रिवाइज इतनी दफा करते हैं कि वो मिस होने के चांसेस ही नहीं है इसके, लेकिन अब हम मूव कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर, विच इज परक्विजिट। सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट परक्विजिट। परक्विजिट का मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन पर आने से पहले हम इसे वैसे ही समझते हैं। आपने अपने आम अल्फाजों में, आम डिस्कशन में भी एक बात सुनी होगी कि आपके किसी कजन की जॉब हुई, किसी रिश्तेदार की जॉब हुई, रिलेटिव की जॉब हुई, तो आप उससे पूछते हैं यार तुम्हारी सैलरी कितनी है? वो बोलते हैं मेरी सैलरी है 2 लाख रुपए। अगला सवाल, यार पर्क्स कितने हैं? पूछते हो पर्क्स कितने हैं? नहीं पूछते तो आइंदा पूछना। पर्क्स कितने? सैलरीज एंड पर्क्स आम कहते हैं ना, आम अल्फाज में। अंग्रेजी का एक आम जुमला है, हम देसी लोग हैं सर, हम अंग्रेजी में बात ही नहीं करते। सैलरीज कितनी है और पर्क्स कितने हैं? पर्क्स का मतलब होता है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कितने हैं? मिसाल के तौर पर सैलरी तो वो अमाउंट है रोकड़ा जो बैंक में गिर रहा है। अब वो सैलरी में अलाउंसेस भी, एक अजम्पशन ये होती है इसमें अलाउंसेस भी आ गए, तो जो पैसा गिर रहा है वो सैलरी होती है हमारी नजर में, बाकी पर्क्स बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स PERQ, तो इधर भी कुछ बेनिफिट्स वगैरह की बात होने वाली है, ठीक है? हेडिंग डाल देता हूं, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स। अच्छा, एक बात तो तय है, अगर ये सैलरी का पार्ट है, इसका मतलब कि एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? कोई फायदा मिल रहा है, कोई फायदा मिल रहा है जो कि टैक्सेबल होगा, जो कि टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल होगा, उससे पहले हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? सैलरी का पार्ट बनाना पड़ेगा। आओ देखते हैं परक्विजिट की डेफिनेशन। अलाउंस इज अ फिक्स्ड अमाउंट। अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट। कंपनी ने आपकी अमाउंट फिक्स कर दी है, इतने पैसे 5,000 रुपए आपको यूटिलिटी अलाउंस हर महीने मिलेगा, ये हो गया अलाउंस। या आपको यूटिलिटी अलाउंस 5% ऑफ बेसिक सैलरी मिलेगा, फिक्स कर दिया, ये हो गया अलाउंस। अलाउंस इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और उस एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई ताल्लुक नहीं होता। यूटिलिटी अलाउंस मिल रहा है 10,000, घर का आपका बिजली का बिल आ रहा है 3,000, तो कंपनी ये नहीं बोलेगी 7,000 रुपए वापस दो। फिक्स अमाउंट होता है जो आपकी सैलरी का पार्ट होता है, आपको मिलता ही मिलता है। Whereas, लेकिन perquisite is any item provided by the employer in kind, या तो ये कोई चीज होगी, कोई आइटम होगा, कोई इन काइंड एलिमेंट होगा जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया, और कैश रीइंबर्स्ड फॉर एक्सपेंसेस, या आपके एक्सपेंसेस को एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया होगा। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अदर देन फॉर ऑफिशियल पर्पस, यानी कि सर अगर ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं और वो मेरा एम्प्लॉयर मुझे रीइंबर्स कर रहा है, तो क्या ये बेनिफिट है? फिर तो बेनिफिट ही नहीं है, ये तो मैं पहले ही बता चुका था। अगर ऑफिस का एक्सपेंस किया और एम्प्लॉयर ने वो रीइंबर्स किया, तो क्या वो बेनिफिट है? नहीं। तो बेनिफिट तो बनेगा ही कब? जब खर्चा एम्प्लॉयर का नहीं होगा लेकिन रीइंबर्स कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, तभी तो वो बेनिफिट बना मेरे लिए। बात समझ आती है? मिसाल लेते हैं अब इसकी। अलाउंस के केस में क्या हुआ था? अलाउंस के केस में क्या हुआ था? कंपनी ने बोला आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस
कितना मिलेगा? 40% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है पूरे साल की मेरी 12 लाख, 40% ऑफ 12 लाख कितना बना? 4,80,000। ये फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। हमने कहा कंपनी ये नहीं दे रही, कंपनी दे रही है परक्विजिट। क्या दे रही है कंपनी? परक्विजिट। अब कंपनी क्या कह रही है? सुनना, आप घर ले लो, घर का जो रेंट होगा ना हम रीइंबर्स कर देंगे। रेंट ऑफ हाउस रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, जो भी रेंट होगा ना हम रीइंबर्स कर देंगे। क्या ये बेनिफिट है? क्या ये बेनिफिट है? क्या ये फिक्स है? फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। फिर जो रेंट होगा कंपनी रीइंबर्स कर रही होगी, लेकिन इसका ताल्लुक किससे? एक्चुअल खर्चे से, यानी कि रेंट होगा तो रीइंबर्स होगा, रेंट नहीं होगा तो रीइंबर्स नहीं होगा। क्या इसको अलाउंस बोलोगे? लेकिन क्या ये बेनिफिट है? लेकिन अलाउंस भी नहीं है सर। अलाउंस तो फिक्स होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, लेकिन ये अलाउंस भी नहीं है। पहले सुन तो लो, पहले मैं बात कंप्लीट करूं। अपने सवालात जो तुम्हारे दिमाग में उछल कूद रहे हो उसको पेपर पे कहीं लिख लिया करो थोड़ी देर के लिए। फिर जब मैं कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करूंगा 95% चांसेस ये हैं कि वो जवाब तुमको मिल चुका हो, 5% चांस ये है कि जवाब नहीं मिला हो, तो मुझसे पूछ लो। ठीक, इसका मतलब कि सर परक्विजिट भी बेनिफिट है, लेकिन ये कोई फिक्स बेनिफिट। एग्जांपल अगली वाली, यूटिलिटी अलाउंस मिल रहा है। यूटिलिटी अलाउंस कितना? 10% ऑफ बेसिक सैलरी। और परक्विजिट एम्प्लॉयर ने ये कह दिया कि तुम्हारे घर का जो बिजली का बिल होगा वो तुम ला देना हमारे पास, फाइनेंस के पास, वो तुम्हें पूरा बिल रीइंबर्स कर देंगे। तो सर यहां तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी था, बेसिक सैलरी पूरे साल की 12 लाख, इसका 10% कितना बना? 1,20,000, यानी महीने का 10,000। ऐसा ही समझू? महीने का 10,000। लेकिन इधर क्या होगा? अगर यूटिलिटी का एक्सपेंस, कौन सी यूटिलिटी? जो घर में इस्तेमाल हो रही है। जो कहां इस्तेमाल हो रही है? घर में इस्तेमाल हो रही है। अब मुझे बताओ, घर का यूटिलिटी का बिल अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो क्या ये बेनिफिट है? 100% बेनिफिट है सर। हमने कहा सर अब घर का बिल किसी महीने जैन में आ रहा है 8,000, एम्प्लॉयर कितना रिइंबर्स करेगा? 8,000। फेब में आ गया 25,000, तो कितना रिइंबर्स होगा? 25,000। सर्दियों में मिसाल के तौर पर नवंबर में आ गया 2,500, तो कंपनी कितना रिइंबर्स करेगी? 2,500। लेकिन क्या ये बेनिफिट है? ये भी बेनिफिट है। क्या ये बेनिफिट है? यस सर। लेकिन ये क्या है? फिक्स है। इसको अलाउंस बोलेंगे, ये अलाउंस है। अलाउंस इज फिक्स। लेकिन जो परक्विजिट है वो फिक्स। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है बेटा? परक्विजिट इज एनी आइटम प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अभी मैं इस पे नहीं आया हूं आइटम प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पे। अभी मैंने ये बात बता दी तुम्हें, कैश एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड, कैश रीइंबर्स्ड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय अदर देन फॉर ऑफिस पर्पसेस। अगर कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्चा किया, मिसाल के तौर पर सर एम्प्लॉय ने पार्सल भेज दिया, अर्जेंट पार्सल था, डीएचएल करवाना था, अर्जेंट डीएचएल करवाना था, पार्सल करवा दिया, अपनी जेब से 3,000 रुपए दे दिए। अब वो 3,000 उसको रिइंबर्स हो रहे हैं। क्या ये सैलरी है? सैलरी नहीं है ये। अच्छा, रीइंबर्समेंट देखो ब्रैकेट में एक और बात लिखी है, रीइंबर्समेंट मे बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। रीइंबर्समेंट मे बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। मिसाल के तौर पर कंपनी ये लिमिट लगा सकती है कि हम आपका बिजली का बिल रीइंबर्स करेंगे, लेकिन लिमिट है कितनी? पर मंथ 15,000। अगर 15 के अंदर आया तो पूरा रीइंबर्स होगा, लेकिन अगर ये 25 आया तो फिर कितना रिइंबर्स होगा? 15,000। तो है ये भी परक्विजिट, लेकिन परक्विजिट पे क्या लग गई? लिमिट लग गई। वरना कंपनी बोलेगी आप तो अपनी औकात से बाहर चले जाओगे, घर में आपके एक एसी है, आप तो वॉशरूम में भी एसी लगाओगे, फिर पूरा बिल हम पे करेंगे। तो जी बेटा, किसी का सवाल था? हो गया? देखिए मैंने बोला था ना, थोड़ी देर सबर करोगे ना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बोलो।
फिक्स नहीं होता। मैंने क्या बताया? फिक्स नहीं होता ना, जो जितना ही बिल आएगा अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, अमाउंट इज नॉट परक्विजिट किसको बोलेंगे? जिसमें अमाउंट फिक्स, और अगर अमाउंट फिक्स है तो हम उसको नाम ही क्या देंगे? हम उसको बोलेंगे तू क्या है, क्या अलाउंस। रेंट फिक्स होता है, लेकिन बेसिकली हम ये रेंट क्यों दे रहे हैं? घर लिया है तो दे रहे हैं, घर का रेंट बढ़ भी जाएगा, जब वो घर हो सकता है चेंज भी कर ले, लेकिन बेसिकली हम वहां पर अमाउंट नहीं देख रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि वहां पर क्या मिल रहा है, उसको घर मिल रहा है, एनीथिंग इन काइंड मिल रही है, ठीक है। तो अमाउंट की भी बात होगी, इन काइंड वाली चीज की भी बात होगी, उसके ऊपर घर वाली बात के ऊपर डिटेल बात आने वाली है। और किसी का सवाल तो नहीं? बोलो बेटा, तुम बताओ। अलाउंस हो जाएगा, बिजली का बिल 4000 आएगा तो 4000, और भी 25000 आएगा तो 15000, सेम हो गया, अमाउंट सेम हो गया, अमाउंट सेम हुआ। तो फिर जब बिजली का बिल 4000 आएगा तो कंपनी कितने देगी? 4, और 25 आएगा तो, और 8 आएगा तो, और 14 आएगा तो, और 30 आएगा तो 15। तो फिक्स कहाँ हुआ बेटा? अदर देन ऑफिस पर्पस वाली बात तो मेन बात, ये तो सैलरी की जान है, ये सैलरी का दिल है। इस जुमले को कर लो अंडरलाइन और लिख दो हार्ट ऑफ सैलरी, ये दिल है सैलरी का। एम्प्लॉय को जब कोई पैसे मिल रहे हो, मैंने ये उसूल बताया है, ये पूरे सैलरी इनकम के हेड का उसूल है। जिसने इस उसूल को समझ लिया उसने सैलरी इनकम को समझ लिया। क्या उसूल है? वो चीज सैलरी इनकम में जाएगी जिसका फायदा किसको मिल रहा होगा। अब ये उसूल बड़ा सादा है, इसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। आपने ये पता लगाना है कि बेनिफिट किसको जा रहा है, बेनिफिट किसको जा रहा है, एम्प्लॉय को जा रहा है या नहीं जा रहा। एम्प्लॉय के घर का बिल एम्प्लॉयर दे रहा है, क्या ये एम्प्लॉय का बेनिफिट है? अच्छा, अगली एग्जांपल, मैंने क्या कहा, एम्प्लॉय ने DHL का पार्सल भेज दिया। अभी मैंने एग्जांपल दी थी, तुमने सुनी नहीं। एम्प्लॉय ने DHL का पार्सल भेज दिया, अपनी जेब से 4000 रुपए दे दिए। सेट अभी नहीं है, 4000 रुपए पेटी कैश में भी नहीं है, चेक भी साइन नहीं हो सकता। मैंने अपनी जेब से निकाल के 4000 का पार्सल भिजवा दिया, जरूरी था। बाद में कंपनी से रिम्बर्स कर लिया, कंपनी ने मुझे क्या दे दिए, 4000। क्या ये मुझे बेनिफिट मिल रहा है इसका? क्यों भाई, रोकड़ा तो आ रहा है, पहले आपकी जेब से किया भी तो है सर, क्या खास बेनिफिट मिल रहा है? तो ये देसी तरीका बता दिया मैंने आपको, देसी फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, और यही देसी फॉर्मूला सैलरी इनकम की जान है। जिसको ये नहीं समझ आएगा, सैलरी इनकम समझ नहीं आया उसको। जो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है वो सैलरी भाई, जो बेनिफिट ही नहीं है वो सैलरी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ उसकी एग्जांपल्स, इंक्लूडिंग। इसकी डेफिनेशन के अंदर भी काफी सारे एलिमेंट्स को नाम से क्या कर दिया, इंक्लूड। एक तो जनरल कॉन्सेप्ट तो आ ही गया मेरे आपके पास, जनरल कॉन्सेप्ट तो आ ही गया, लेकिन कुछ चीजों को नाम से इंक्लूड कर दिया, ठीक हो गई बात। लेकिन जिन चीजों को नाम से इंक्लूड नहीं किया गया तो क्या वो परक्विजिट नहीं हो सकती? हो सकती हैं। तो सर फिर नाम से क्यों इंक्लूड किया गया, उस पर बाद में बात करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड होली और पार्टली फॉर, अंडरलाइन करो उसको, बोल दिए बेटा। असल फोकस किस पर? अस्सलाम वालेकुम ताहिर, बेटा हैंडआउट ही नहीं है सैलरी इनकम के बेटा। यार मैंने बंदे से भी बोला, कहलवाया, मुझे 20 हैंडआउट चाहिए बेटा, अर्जेंटली चाहिए मुझे, 10 मिनट में, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, मोटर व्हीकल। अब जरा सुनना, देखो जिस चीज को तुम कॉन्सेप्चुअली समझोगे ना, तुम कभी भूलोगे ही नहीं उसको, भूलोगे ही नहीं, रट्टा हुआ सब भूल जाओगे, सिर्फ पेपर तक।
कॉन्सेप्चुअली याद रह गया, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए तुम्हारे पास। कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो पक्का फंसे। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल पर आऊंगा तो ज्यादा बात करूंगा, अभी सिर्फ हल्का सा आइडिया दूंगा, क्योंकि अब देखो अब हम आ गए परक्विजिट की डेफिनेशन पे। पहले हमने सैलरी के हेड को क्लिक किया, हाइपरलिंक था, सैलरी का हेड हाइपरलिंक था, क्लिक किया 7 चीजें खुल गई, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, चार्जिंग सेक्शन, लॉसेस, एग्जेम्पशन, एक्सपेंसेस, ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम, विदहोल्डिंग। फिर एक और क्लिक किया, चार्जिंग सेक्शंस, चार्जिंग सेक्शंस पे क्लिक किया तो सारे चार्जिंग सेक्शंस आ गए। उसके अंदर एक था सैलरी का, सेक्शन नंबर 12, वो खुद एक हाइपरलिंक था, उस पर क्लिक किया टक, सेक्शन नंबर 12 पे बहुत सारी चीजें खुल गई, अलाउंसेस भी खुल गए, परक्विजिट भी खुल गए। फिर परक्विजिट खुद एक हाइपरलिंक था, टक परक्विजिट पे क्लिक किया, परक्विजिट पे क्लिक किया तो मोटर व्हीकल, हाउसिंग, एकोमोडेशन, मोटर व्हीकल खुद एक हाइपरलिंक है, टक क्लिक करेंगे तो हम रूल पे पहुंच जाएंगे। कैन यू अंडरस्टैंड दिस लिंकिंग? देखो लिंक समझ आना चाहिए आपको। आप ये ना बोलो कि सर हम कहां जा रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। दिस इज एंटायर चेन ऑफ लिंक, ये पूरे हैंडआउट का लिंक है, ठीक है। हैंडआउट से हम तभी पढ़ रहे हैं ना ताकि हमारी पूरी लिंकिंग एस्टेब्लिश हो। क्या ख्याल है, कहां है, किधर है, क्या कर रहे हैं, हमें बताओ। सबसे पहले सारे हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, सैलरी पे क्लिक किया 7 चीजें, चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन पे क्लिक किया सारे सेक्शन आ गए। सेक्शन 12 सैलरी का सेक्शन है, सेक्शन 12 पे क्लिक किया सैलरी के सारे एलिमेंट्स आ गए, जिसमें परक्विजिट भी है, जिसमें अलाउंस भी है। परक्विजिट पे क्लिक किया, परक्विजिट की डेफिनेशन के समय तो उसकी पूरी लिस्ट आ गई, मोटर व्हीकल भी आ गया। मोटर व्हीकल पे क्लिक किया, अब उसका रूल आएगा, रेलेवेंट रूल, खत्म। बात समझ आती है? सबसे पहला मोटर व्हीकल। अच्छा एक बात तो हमने कर ली कैश की, अगर फिक्स अमाउंट है मिल गया, अलाउंस है, फिक्स नहीं है रिम्बर्स हो रहा है, परक्विजिट बन गया। बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलना जरूरी है, बेनिफिट किसको मिल रहा? अब परक्विजिट के सेक्शन में, सब सेक्शन में हमने कहा ये चीजें तो इंक्लूडेड हैं, परक्विजिट का सेक्शन है सेक्शन 13, सही। मोटर व्हीकल सबसे पहले क्या आ रहा है? मोटर व्हीकल। तो क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि एम्प्लॉय को गाड़ी का मिलना क्या बेनिफिट है? सर अंधा भी बता देगा बेनिफिट है, अंधा भी बता देगा कि बेनिफिट है, लेकिन अभी मैं एक ऐसी एग्जांपल दूंगा उससे आपको पूरा किस्सा कहानी समझ आ जाएगा। हमने कहा एम्प्लॉय को गाड़ी का मिलना बेनिफिट है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन अभी छोटी सी एग्जांपल, डिटेल आएगी आगे, क्योंकि बिकॉज दिस इज आल्सो अ हाइपरलिंक, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा और आपको बातें काफी हद तक समझ आना शुरू हो जाएंगी। एक एम्प्लॉय और उसका नाम है मिस्टर नोमान। मिस्टर नोमान इज एम्प्लॉय। नोमान भाई की जॉब हो गई, अच्छी जॉब हो गई नोमान भाई की, और बॉस ने बुलाया, नोमान साहब इधर आए जरा, आप की विजिट्स भी होते हैं, फैक्ट्री भी जाना पड़ता है, आउटलेट्स भी जाना पड़ता है, कस्टमर्स के पास भी जाना पड़ता है आपको, तो आप इस तरह से ना बाइक पे सफर ना किया करें, अच्छा नहीं लगता हमें। एम्प्लॉय खुश हो गया, उन्होंने बॉस कितना सोच रहा है मेरे लिए, मेरा बॉस। तो उसने कहा कि ये गाड़ी की चाबी है, ये अब आप जाएंगे इस गाड़ी में जाएंगे, ठीक है, गर्मी भी ज्यादा है, प्रॉपर गाड़ी का एसी भी प्रॉपर, आप जहाँ जाएंगे इस गाड़ी में जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता आपका। नहीं आप हमारे एम्प्लॉय हैं, ख्याल रखना हमारा फर्ज है। थैंक यू सर, थैंक यू। रूम से निकलने लगा नोमान, बोला एक सेकंड बेटा, एक बात और सुन लीजिएगा, मतलब जब आप अपने घर जाएं तो ये गाड़ी की चाबी याद से ड्रॉर में रख के लॉक कर दीजिएगा, कोई लेके ना जाए। हैं? घर जाने से पहले गाड़ी की चाबी को ड्रॉर में रख के लॉक कर दीजिएगा, आगे पीछे ना हो जाए, क्या मतलब इसका सर? मैं घर भी तो इसी गाड़ी में जाऊंगा। नहीं बेटा, जब आप ऑफिस आएंगे तो ड्रॉर खोलेंगे, गाड़ी की चाबी निकालेंगे, जहां जाना है, विजिट पे, फैक्ट्री जाना है, आउटलेट जाना है, कस्टमर पास जाना है, सप्लायर के पास जाना है, गाड़ी में जाएं, ऑफिस आए, ड्रॉर में रखें, ड्रॉर लॉक करें और बाइक पे घर जाएं। तो थोड़ी देर पहले जब इतना खुश था, बोला अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। फिर वो सर झुकाए बाहर आ गया। इसमें मेरा आपसे एक सवाल है, क्या
इस गाड़ी से इस एम्प्लॉय को कोई पर्सनल बेनिफिट मिला? देखो तुम अब सैलरी का पूरा हेड समझ गए हो इसका मतलब। तो क्या अगर ये सिचुएशन पेपर में आती है, क्या सैलरी की कैलकुलेशन में कोई चीज जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए। लेकिन सर उसको गाड़ी मिली है, कैसी बात कर रहे हैं आप? गाड़ी तो मिली है लेकिन कोई पर्सनल बेनिफिट उसको, वो उस गाड़ी में अपने बच्चों को सीवी घुमाने नहीं ले जा सकता, वो अपनी बेगम के साथ डिनर पे नहीं जा सकता, वो अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान टूर पे नहीं जा सकता। बात समझ आ रही? कोई पर्सनल बेनिफिट उसको उस गाड़ी से नहीं मिलेगा। मिली तो है गाड़ी से, आपने तो बोला था गाड़ी गाड़ी मिलना बेनिफिट। हाँ, गाड़ी मिलना कब बेनिफिट? जब पर्सनल बेनिफिट मिल रहा हो। अगला केस, गाड़ी की चाबी मिल गई और इंस्ट्रक्शन मिल रही है एम्प्लॉय को, बेटा गाड़ी को तसल्ली से इस्तेमाल करो, टेंशन नहीं लेनी है, अपनी गाड़ी समझनी है, अपनी गाड़ी समझनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी, अपनी गाड़ी समझनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी। इसका मतलब कि घर भी उस पे जा रहा है, वापिस भी आ रहा है, ठीक है, दोस्तों के साथ भी घूमने जा रहा है, वीकेंड पे भी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है? घर पे खड़ी हुई है। वीकेंड के ऊपर भी जरा घूमने फिरने फैमिली को लेके जा रहा है। इसका मतलब कि सर अब ये गाड़ी ऑफिशियल भी इस्तेमाल हो रही है और पर्सनल भी इस्तेमाल हो रही है। तो क्या सैलरी में कुछ एलिमेंट जाना चाहिए? जाना चाहिए। आधा एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए? आधा सैलरी में नहीं जाना चाहिए, आधा सैलरी में जाना चाहिए, आधा सैलरी में नहीं जाना चाहिए। ये जवाब है इसका। आधा कहाँ जाना? अब सोचो पड़ गए बच्चे, आधा सैलरी में जाना चाहिए, आधा कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? सोच रहे भाई, आधा सैलरी में नहीं जाना चाहिए, इसका ही जवाब है, खत्म हो गई बात। अच्छा, तीसरी एग्जाम्पल, नौमान भाई को बुलाया एम्प्लॉयर ने, गाड़ी की चाबी दी और टेबल पे पड़ी हुई थी 2 चाबियां। सर मेरी वाली कौन सी है? बेटा दोनों तुम्हारी हैं। दोनों मेरी हैं। सर खैरियत? बेटा एक चाबी घर पे देनी है, वो गाड़ी तुम्हारे घर पे खड़ी रहेगी, उसको ऑफिस लाने की कोई जरूरत नहीं है, और एक तुम्हारी गाड़ी ऐसी है जो तुम इस्तेमाल करो घर के काम के लिए भी, ऑफिस के काम के लिए भी। ओहो, इसका मतलब कि सर अब एक गाड़ी पूरी घर पर है। अब सुबह बच्चों को स्कूल भी उसी गाड़ी में मेरा ड्राइवर छोड़ रहा है, वापसी भी लेकर आ रहा है, बेगम भी जा रही है शॉपिंग करने के लिए, अम्मा भी जा रही है कहीं जहां जाना है, वो गाड़ी तो घर पर ही रखी हुई है। इसका मतलब कि वो तो पूरा पर्सनल बेनिफिट क्या सैलरी में जाएगा? जी, और ज्यादा पोर्शन जाएगा। और जो गाड़ी जो मैं ऑफिशियल भी यूज कर रहा हूँ, पर्सनल भी यूज कर रहा हूँ, क्या सैलरी में जाएगा? जाएगा, थोड़ा जाएगा। कितना जाएगा इस पे मैंने बात नहीं करी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा दिया। अब कितना जाएगा जब मोटर व्हीकल देखेंगे तो पता लग जाएगा कितना जाएगा। बात समझ आ गई है? कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया आपका कि कब बेनिफिट मिल रहा है और कब सैलरी में जाना चाहिए और कब मिल रहा है और कब नहीं मिल रहा। ठीक है बेटा, जबरदस्त। तो मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड होली और पार्टली फॉर प्राइवेट यूज, क्योंकि सर अगर प्राइवेट यूज नहीं है तो बेनिफिट ही नहीं है। बात समझ आती है? गुड। नेक्स्ट, अच्छा फिर क्या हुआ? अगले दिन नौमान को फिर बुलाया गया। नौमान को कहा गया कि बेटा आपकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है और सब चीजें, तो कंपनी आपको और बेनिफिट्स देना चाहती है। आप एक काम करो, आप जब तक अच्छा खाओगे पियोगे नहीं ना, आपकी जान नहीं बनेगी ना, आप अच्छे से काम नहीं कर सकोगे, तो आप एक अच्छा सा अपने लिए कुक रखो, घर पे कुक रखो आप, ठीक है? जबरदस्त सर। और एक काम करो, तुम ड्राइवर भी रखो यार, तुम खुद ड्राइव ना किया करो, तुम्हारे जहन पे कंपनी की टेंशनें होती हैं, पता नहीं इधर उधर तुम गाड़ी वाड़ी ठुक जाए, गाड़ी का तो मसला नहीं है, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, और बिल्कुल ठीक सर। और एक अच्छा गार्डनर भी रखो, फूल पौधों का ख्याल रखे, फ्रेश ऑक्सीजन आए, रात को सो तो नए ख्यालात आए। सर इतना ख्याल तो अम्मा भी नहीं रखती, ये कौन एम्प्लॉयर है, कौन ये? हमने कहा होता है ये नेक लोगों को मिलते हैं ऐसे एम्प्लॉयर। अच्छा भाई, और कौन रह गया इसके अंदर? हाउस कीपर। और एक हाउस कीपर भी रखो। देखो घर के सारे, नहीं सर मेरी बेगम है वो कुछ काम तो वो भी तो करे। आप टेंशन नहीं लो, आप अपनी बेगम को आराम करवाओ। हाउस कीपर भी रखो, एक घर का झाड़ झटका करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए वो भी रखो। सर रख तो लेंगे, लेकिन इतने सारे लोगों के पैसे कौन देगा? हम है ना, छोटी बात करी ना आपने बड़ा सोचना,
आपने छोटा सोचना ही नहीं, आपने क्या सोचना है, बड़ा सोचना है। ठीक है सर, अब आप देखें, आप छोड़ दें बस आप। अच्छा, अब हुआ क्या, अब डेफिनेशन की रूह से हाउसकीपर घर में काम कर रहा है, हाउसकीपर घर में काम कर रहा है और उसके पैसे कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। अच्छा, हाउसकीपर घर में काम कर रहा है तो किसका काम कर रहा है, एम्प्लॉय का काम कर रहा है, तो क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ड्राइवर, तो ड्राइव किसकी गाड़ी हो रही है, एम्प्लॉय की। गार्डनर, किसका गार्डनर है, एम्प्लॉय का। स्वीपर, किसका स्वीपर है, उसके घर का स्वीपर है। तो इसके सारे बेनिफिट मिल किसको रहे हैं, एम्प्लॉय को। अगर पैसे दे दे एम्प्लॉयर, बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, पैसे दे दे एम्प्लॉयर, तो ये क्या बन जाती है, सैलरी बन जाती है। क्या बात समझ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल में ये लिखा हुआ हो कि मिस्टर नोमान की सैलरी है 300,000 पर मंथ, तो कितनी बन गई, 3.6 मिलियन, ये सैलरी हो गई इसकी। हमने कहा साथ में इसको ड्राइवर भी तो मिला हुआ है। ड्राइवर की सैलरी कितनी है सर, ड्राइवर की सैलरी 25,000, 12 महीने कितनी हुई, यानी कि सर जो ड्राइवर की सैलरी है वो भी किसकी सैलरी में ऐड हो रही है, मिस्टर नोमान की, क्योंकि ये बेनिफिट मिल किसको रहा है, मिस्टर नोमान को। यानी कि सर मिस्टर नोमान की खुद की सैलरी 36 लाख प्लस ड्राइवर की सैलरी भी उन्हीं की सैलरी, हाँ, क्योंकि ये बेनिफिट है ना, जो कि किसको मिल रहा है, स्वीपर कितना हुआ, 81, स्वीपर की सैलरी भी इसमें जा रही है। अब नोमान भाई अपना टैक्स कैलकुलेट करने बैठे, तो 3.6 पे नहीं लगेगा, कितने पे लगेगा, 3.9, 40,80,000 इस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि लॉ ये कह रहा है कि जो ड्राइवर का बेनिफिट तुझे मिल रहा है, इस बेनिफिट को भी तू अपनी सैलरी में ऐड करेगा, ये भी तेरी सैलरी है। जो स्वीपर का बेनिफिट तुझे मिल रहा है उसको भी तू अपनी सैलरी में ऐड करेगा, ये तेरी सैलरी है। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है। इसका मतलब कि आप सोचो कि इसकी सैलरी भी कितनी बढ़ जाएगी और टैक्स कितना बढ़ेगा इस पे। आर यू गेटिंग दिस। इनके हिस्से का भी टैक्स ये पे कर रहा हूँ। और बड़ी मजे की बात, एक और बात बताऊं, आपने बात कर ही दी है और ये बात छेड़ दी है, मुझे बात बताओ, अगर ड्राइवर की सिर्फ ड्राइवर की खुद की सैलरी है, क्या इस पे टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। 25,000 है, हमने देखा था सैलरी पर तो टैक्स लगता है क्या, 50 के बाद लगता है, 50 के बाद लगता है, 50 से पहले नहीं लगता, 50 के बाद लगता है, ठीक है। लेकिन यहां तो ड्राइवर की सैलरी अगर 1,000 रुपए भी है तो भी वो मेन एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगी और उस पर टैक्स लग रहा होगा। और ठीक, और कितना टैक्स लग रहा होगा आपको पता नहीं, कितना टैक्स लग रहा होगा, अभी तो ये मजाक लग रहा है आपको। जब आप लोग स्लैब रेट देखेंगे तो आपकी कहां पे टांग जाएंगी। जी बेटा, जी बेटा, एक सेकेंड, दोनों पे लगेगा। ड्राइवर की सैलरी 50,000 से ऊपर है तो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगी, अलग टैक्स लगेगा, ड्राइवर का अलग टैक्स लगेगा, टैक्स ही टैक्स होता रहे। क्यों लिया ड्राइवर, क्यों लिया, नहीं लो, नहीं लो ना, बेरोजगार हो जाएगा। सही बात, देख रहे हो ना। अच्छा भाई, बस जी बेटा, अब ये जो सवाल भी मैंने बताया, हल्का सा ध्यान छूटा, कॉन्सेप्ट गया, ये उसूल है, यही उसूल है। ये भी सवाल मुझे इसने नबी भी बताया, मैंने कहा अगर ड्राइवर की सैलरी भी 60,000 रुपए है, शाही ड्राइवर है, ड्राइवर की सैलरी भी 60,000 है, तो ड्राइवर अपनी सैलरी का टैक्स उसकी सैलरी से भी कटेगा, प्लस उसकी सैलरी किस में भी ऐड होगी, एम्प्लॉय की सैलरी में भी ऐड होगी और उस पर भी टैक्स लगेगा, दोनों पे लगेगा। देगा कौन, टैक्स किसकी जिम्मेदारी है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेम पर्सन। ये तो पहली क्लास में बताया था मैंने। इनकम टैक्स का टैक्स कौन देगा, जिसकी इनकम है वो देगा ना,
ठीक है, जी बेटा। ड्राइवर की सैलरी कौन दे रहा है? वही काटेगा ना, जो सैलरी दे रहा है वही टैक्स काटेगा ना। यूटिलिटीज, चलो खैर देखो, जब भी अच्छा कभी ऐसा भी हुआ करेगा, मिसाल के तौर पर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, 99.99% समझ आ गया, अब आगे पीछे इधर उधर के सवालात हैं तो ठीक है, एक सवाल दो सवाल हम ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी का कोई सवाल अनएड्रेस्ड रह जाए तो जब कभी भी क्लास का ब्रेक हो मेरे पास आके जरूर पूछ लो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, या क्लास के बाद पूछ लो, ठीक है, लेकिन पूछ जरूर लो ताकि क्लियर हो। ब्रेक तो आपको पता है, ब्रेक हमने पहले देखो, जो उसूली बातें हैं ना, जो उसूली बातें हैं ना, वो उसूली बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। उसूली बात क्या है? ब्रेक मिलेगा 3 घंटे की क्लास में। ब्रेक कौन सी क्लास में मिलेगा? 3 घंटे की क्लास में, और ब्रेक का टाइम भी फिक्स है, मैं दे देता हूँ उस टाइम पर, इसीलिए बीच में बात करके मेरा और अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत है। आप ब्रेक की बात करेंगे और मैंने 1 मिनट भी अगर ब्रेक पे बात कर ली, देखो 1 मिनट हो गया, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, जितने ऑनलाइन बैठे हुए हैं, सबका मल्टीप्लाई में 1 मिनट आप देखो वेस्ट हो गया। ना करो ये, ना करो, ठीक है। वैसे ही 2.5-3 घंटे के लेक्चर में मुझे 5-10 मिनट इधर उधर की 15 मिनट बात करनी पड़ती है ताकि थोड़ा सा जरा एक्टिव रहें आप लोग, लाइवली रहें। फिर ये वाले टाइम भी वेस्ट करेंगे तो फिर पढ़ते रहेंगे पेपर के बाद भी हम। Any obligation of an employee to the employer is waived by the employer. Any obligation of an employee to another, अच्छा सॉरी, पॉइंट नंबर 3 रह गया, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज, और यूटिलिटीज में कौन सी चीजें लिखी हुई हैं? गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉई को जब बॉस ने इतना पुचकारा तो वो और फ्री हो गया, उसने बोला सर आप कह रहे हैं अच्छा खाओ, अच्छा खाना खाओ, आपने मुझे कुक भी दे दिया, अब वो अच्छा खाना पकाएगा तो उसके लिए गैस भी तो इतना सारा बिल आएगा ना, वो गैस का बिल कौन देगा? अरे यार वो भी हम दे देंगे, तेरा गैस का बिल भी हम दे देंगे, और सर फिर वो खाना तो पानी भी तो डलेगा उसके अंदर, और वैसे भी सर आपको पता है आजकल पानी की शॉर्टेज है, तो एम्प्लॉय फ्रेश रहे ना, दिन में 3 दफा तो मैं नहाऊंगा ना, ताकि आइडियाज भी तो फ्रेश आए। पानी की शॉर्टेज, वो पानी के पैसे कौन देगा? वो भी हम देंगे। और बिजली तो आपको पता है सर जरूरत है आज की, वैसे भाई बिजली का बिल भी हम दे देंगे तेरा, टेलीफोन का बिल भी हम दे देंगे तेरा। तो ये सारे बिल भी कौन रीइंबर्स कर रहा है? एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है, एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है, ठीक होगी बात। अच्छा मिसाल के तौर पर एग्जाम में सवाल आया, एम्प्लॉई का जो सेल फोन है उसका बिल भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। पोस्टपेड पैकेज है, पोस्टपेड पैकेज है, बातें नहीं होगी बेटा, पोस्टपेड पैकेज है और महीने का बिल आता है उसका 5,000 रुपए का, और वो पूरा 5,000 रुपए का बिल कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। और उस 5,000 रुपए के अंदर 40% कॉल्स ऑफिशियल है, 60% पर्सनल है। 40% ऑफिशियल है, 60% पर्सनल है, 5,000 का बिल है, दिया एम्प्लॉयर ने, सैलरी में कितना जाएगा? बहुत आसान सवाल था जिसको तुमने टेक्निकल बना दिया। टेलीफोन बिल है, टेलीफोन बिल है 5,000 का, 60% पर्सनल है, 40% ऑफिशियल है, पूरा पे किया है एम्प्लॉयर ने, सैलरी में कितना जाएगा? पूरा, कौन कहता है पूरा जाएगा? पूरा। जवाब देने से पहले एक ही बात सोचनी है हमने, क्या बात सोचनी है? बेनिफिट कितना मिला, बेनिफिट कितना मिला, बेनिफिट कितना मिला, बेनिफिट कितना मिला। सर 40% तो है ही ऑफिशियल गोल, वो अगर एम्प्लॉयर ने दे दिया तो कौन सा तीर मारा? बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट एक ही है, एम्प्लॉई को बेनिफिट कितना मिला। सर ये तो है ही ऑफिशियल, अगर ये एम्प्लॉयर ने दिया तो क्या कमाल किया, जो पर्सनल है वो वाला पोर्शन भी एम्प्लॉयर ने दे दिया, वो बेनिफिट है।
इसका मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में लिखी हुई होगी तो सैलरी में कितना ऐड करेंगे? सिर्फ 5000 इंटू 60%, 3000। ठीक है बच्चा, वी शुड बी वेरी क्लियर, गलती का चांस नहीं है, नो रूम फॉर एरर। अगले दोनों पॉइंट बहुत बच्चों वाले, एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल ही कहीं ना कहीं नोट करो, फौरन समझ आएगा। नोट नहीं करोगे अभी तो सब अच्छा लगेगा, घर जाके भूल जाओ। Any obligation of an employee to the employer। अच्छा, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, जितनी बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये सब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नजर आएंगी जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसको। ठीक है, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर। ऑब्लिगेशन, ऐसी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सर, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर से लोन लिया, उसने कहा भाई मैं क्वालिफाई तो हो गया हूं सर, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं कि शादी करो अपने खर्चे पे, अपने खर्चे पे शादी करो, और शादी में ठीक ठाक खर्चा हो जाता, तो आप जरा मुझे लोन दे दें ताकि मैं फौरन शादी कर लूं। कितना लोन चाहिए भाई तुझे? महंगाई ज्यादा है, 15 लाख रुपए का लोन दे दें। अच्छा, 15 लाख का लोन ले लिया। सैलरी से कितना कितना कटवाओगे? हर महीने आप 50,000 रुपए सैलरी से काट लें, हर महीने 50,000 रुपए सैलरी से काट लें। अच्छा भाई, तो ये लोन मिल गया उसको, अब वो हर महीने 50,000 रुपए सैलरी से डिडक्ट करवा रहा है। एक साल के कितने कटेंगे? 6, 2 साल 12 इंस्टॉलमेंट हो गई। फिर क्या हुआ कि एक दिन एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को बोला, सर आज मेरी शादी की दूसरी सालगिरह है, 2nd एनिवर्सरी है, और जरा मुझे अपनी फैमिली को जरा घुमाने लेके जाना है, तो मैं जरा जल्दी निकल रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, ऐसा लगता है अभी तुमने कल ही तो लोन लिया था। नहीं सर, क्या 2 साल हो गए, 12-24 इंस्टॉलमेंट पे कर दी। मुझे पता लग रहा है ना, एक तो इंस्टॉलमेंट का नुकसान, ऊपर से शादी करके पता लगा कि वो भी कुछ ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है। डबल नुकसान। एक तो मैं बियर कर रहा हूँ और आपको बोल रहे, और अभी भी जो लेकर जा रहा हूँ उसका भी खर्चा, डिनर करवाना पड़ेगा, फ्री का थोड़ी होता है, तो ले जाना पड़ता है, घर का प्रेशर होता है। अच्छा भाई, तो हालात तुम्हारे नामुनासिब लग रहे, सर अब बस देख लें, तो लोन कितना बाकी है तुम्हारा? सर 2 साल से तो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, और 12 लाख मैं पे कर चुका हूँ। कितना बचा है लोन? चलो फिर एक काम करो, ये मैंने तुम्हारा लोन वेव किया, जाओ खुश रहो, तुम्हारा लोन वेव किया मैंने। ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर। सर एक ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉई की टू एम्प्लॉयर, वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो क्या हो जाएगा? ये वेव तो हो जाएगा, लेकिन उस साल की सैलरी की कैलकुलेशन में 3 लाख का चुटकुला भी ऐड कर देना साथ में। एम्प्लॉयर ने तो वेव कर दिया, टैक्स वाला बोल रहा है मेरा तुम्हारा ऐसा प्यार मोहब्बत का रिश्ता थोड़ी है। एम्प्लॉयर वेव करता, फिर हम तो टैक्स लेंगे, क्योंकि हमारा उसूल एक ही है, एम्प्लॉयर से जो बेनिफिट मिलेगा वो सैलरी बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉई टू अनदर पर्सन पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई ने लोन लिया हुआ है एम्प्लॉयर से नहीं, HBL से। सेम सिनेरियो, सेम कहानी, शादी की दूसरी एनिवर्सरी, और बॉस के पास आया जल्दी घर जाने के लिए, यही सारी कहानी और दुखड़ा उसने सुनाया, लेकिन लोन इसने किससे लिया हुआ है? एम्प्लॉयर से नहीं लिया हुआ, किससे लिया हुआ है? HBL से। तो फिर एम्प्लॉयर ने बोला, भाई तेरा कितना लोन बाकी है, कितना HBL को और देना है? उसने कहा सर अभी भी 3 लाख रुपए बाकी है। तो उसने कहा टेंशन नहीं लो, ये तुम्हारा लोन मैं कंपनी अकाउंट से पे करवा देता हूँ, तुम खुश रहो, चिल पार्टी करो। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉई टू अ थर्ड पार्टी पेड बाय द एम्प्लॉयर, हो गया खत्म। अगला, हाउसिंग और एकोमोडेशन। हाउसिंग और एकोमोडेशन, ये भी एक हाइपरलिंक है, टक क्लिक होगा रूल खुलेगा, रूल आगे आएगा। यहां पर सिर्फ इतनी बात बता दूं, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है
वो अलाउंस है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही जाहिर है अलाउंस है। लेकिन अगर सवाल में आ जाए कि एम्प्लॉई को घर मिल गया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को रहने के लिए घर प्रोवाइड कर दिया, क्या ये बेनिफिट है? अच्छा, मैं फिर से एक बात कह दूं, ये घर उसके नाम नहीं हुआ है, गाड़ी भी जो उसको मिल रही है वो उसके नाम नहीं हुई है। यानी कि कल उसने जॉब छोड़ी और गाड़ी की चाबी क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। घर उसके नाम नहीं हुआ है, कल जॉब छोड़ी और घर की चाबी क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। तो सर जब ये घर की चाबी वापस करनी पड़ेगी, घर कार की चाबी वापस करनी पड़ेगी, तो बेनिफिट क्या माना? बेनिफिट क्या है इसके अंदर? यूजेज का बेनिफिट है। वेरी गुड, यूजेज का बेनिफिट है। ये यूज मुफ्त में इस्तेमाल करने को कौन दे रहा है? गाड़ी। दोस्त से गाड़ी मांगता है तो मुंह बना लेता है, नहीं यार कल ही पंचर हुई है, आवाज भी बहुत कर रही है, रास्ते में रुक जाएगी, मसला तुमको होगा, ख्याल मुझे तुम्हारा है। तो हमने कहा दोस्त को नहीं दे रहा था गाड़ी, बात समझ आ रही है? तो यूजेज के लिए भी गाड़ी देना इज अ बिग बेनिफिट। आज आप यूजेज के ऊपर गाड़ी लो, रेंटा कार से एक दिन की गाड़ी लो, आपको पता लगेगा कितने पैसे देने पड़ते हैं, 5,000 रुपए। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, FMV। अच्छा, जबरदस्त बात होगी। ये वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बट बिफोर वी रीड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम इसको समझ लेंगे, और समझ के फिर हम रीड करेंगे, तो ये हमारे लिए कोई मसला ही नहीं बनेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? सर गाड़ी का तो नाम से जिक्र है, घर का नाम से जिक्र है, यूटिलिटीज का नाम से जिक्र है, केयर टेकर, कुक, गार्डनर, ड्राइवर, इसका नाम से जिक्र है, और चीजों का नाम से जिक्र नहीं है। जैसे कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए एसी दे सकता है? बहुत गर्मी है सर, बहुत गर्मी है, चलो ठीक है ये वाला एसी उतारो, ले जाओ घर पे। सर क्या ये मेरा हुआ? नहीं पागल, इस्तेमाल करो बस, चिल पार्टी मार। तुम्हारा नहीं हुआ है, कंपनी का, कंपनी के बुक्स में एसेट आ रहा है भाई, कंपनी के रिकॉर्ड्स में कंपनी का एसेट है, तुझे इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं। एग्जाम्पल चेंज। एसी, ये एसी तुम्हारा हो, घर ले जाओ। सर ये वाकई मेरा हुआ? अभी मेरा हो गया। हाँ ये तेरा हो गया। हाँ ये क्या हो गया? आपका हो गया, ये आपका हो गया। अच्छा, क्या ये बेनिफिट है? बिल्कुल बेनिफिट है, क्योंकि सर एक एसी एक चीज है, एक आइटम है, इन काइंड एक एसेट है, और एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है गर्मी है तुम्हारे घर में, ये भी 2 साल का तो हो गया है, 2 साल से तो चल रहा है ये एसी अभी भी, लेकिन कूलिंग अच्छी कर रहा है, तो तुम ये एसी घर ले जाओ। सर ये मेरा हुआ? हाँ ये तुम्हारा हुआ। तो लॉजिकली दिमाग में क्या आता है? बेनिफिट तो है। हम ये पूछेंगे सर इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? यार ये लिया था तो 1 लाख रुपए का लिया था, 2 साल से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 दफा गैस डलवा चुके हैं, बार लीक हो जाता है, तो अगर आज बेचने भी जाऊंगा तो 20-25 हजार से ऊपर नहीं मिलने वाले, 25 हजार मिलेंगे। इसका मतलब कि जब मैंने ये एसी एम्प्लॉय को दे दिया, तो मैंने 25,000 रुपए मालियत की चीज किसको दे दी? एम्प्लॉय को दे दी। तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट क्या हुआ? 25,000। सिंपल है। चलो भाई दूसरी एग्जांपल लो। जवाब तुमने देना। एम्प्लॉई आया, एम्प्लॉयर ने बोला ये कैसी ड्रेसिंग है तुम्हारी, कपड़े भी तुम्हारे प्रेस नहीं हुए हुए। सर लाइट ही नहीं थी, इस्त्री कैसे होते? ये तो बड़ा मसला है यार। वो जनरेटर पड़ा हुआ है, इस्तेमाल में भी नहीं है, वो स्टोर में पड़ा हुआ है जनरेटर, वो घर गाड़ी में डाल के घर ले जाओ, इस्तेमाल करो उसको। नहीं इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया, सॉरी, फिर एग्जांपल चेंज। घर ले जाओ, तुम्हारा हुआ। ओह जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई जनरेटर की मार्केट वैल्यू कितनी थी? कॉस्ट तो होगी 2 लाख रुपए, इस्तेमाल भी हुआ होगा, फिर पड़ा हुआ है, कॉस्ट कुछ भी हो, हमारा उससे क्या लेना देना, एम्प्लॉय का उससे क्या लेना देना, कॉस्ट कुछ भी हो। एम्प्लॉय तो क्या बोलेगा आज क्या है फेयर मार्केट वैल्यू इसकी, तो उस एसेट की, उस जनरेटर की फेयर मार्केट वैल्यू मिसाल के तौर पर है 35,000। कितनी? 35,000 रुपीज। तो उसने कहा सर मैं ले जाऊं ना, पक्की बात है ना? हाँ ले जाओ,
बस तुम्हारी सैलरी से छोटी सी डिडक्शन करेंगे, 5,000 रुपए तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट कर लूंगा मैं इसके। कितने 5,000। तो 35,000 रुपए जनरेटर की वैल्यू थी और मेरी सैलरी से डिडक्ट हो गए 5,000 रुपए, तो मेरे लिए बेनिफिट कितना हुआ? 30,000। क्या ये बात सबको समझ आती है? सबको? आखिरी वाले बच्चे को भी, आपको भी? वेरी गुड। तो बेनिफिट कितना जाएगा सैलरी में? गलत नहीं करना, सवाल में लिखा हुआ आता है ये एडजस्टमेंट आती है, सवाल में गलत करते हो, गलत नहीं करना। जो बेनिफिट मिल रहा है साथ में सैलरी से क्या भी हो रही है? कटौती। तो देखो बेनिफिट नेट मिल कितना रहा है, क्योंकि सैलरी का उसूल एक ही है, क्या? बेनिफिट कितना मिल रहा है, बेनिफिट कितना मिल रहा है, बेनिफिट कितना मिल रहा है। जबरदस्त। एक और एग्जांपल, फोन, नया फोन टेबल पे पड़ा हुआ है, बॉस की टेबल पे, यार ये फोन ले जाओ तुम्हारा होगा, बस तुम्हारी सैलरी में से 10,000 रुपए डिडक्ट होंगे। अच्छा, कौन सा फोन था? समझो आईफोन था, लेटेस्ट वाला। कितने का चल रहा है आजकल? 2.5 लाख रुपए का। 285 का चल रहा है, चलो 280 पकड़ते हैं। 280 का फोन, और क्या कह रहे हैं, तुम्हारी सैलरी से 30,000 रुपए डिडक्ट होंगे। 30,000 रुपए। हमने कहा 280 का फोन दे दिया और सैलरी से सिर्फ 30,000 डिडक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब बेनिफिट कितने का मिला? 2.5 लाख रुपए का। तो सैलरी में कितना जाएगा? 2.5 लाख। क्लियर? अच्छा, ये सिर्फ एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता रूल, ये रूल सिर्फ एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अभी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एफएमवी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, ये तो तुम्हें समझ आ गया। और एनी सर्विस प्रोवाइडेड, इसको दायरा बनाओ, ये समझाता हूं अभी। एफएमवी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई एज रिड्यूस्ड बाय एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉई इन दिस रिस्पेक्ट। समझ आ गया? सबको क्लियर है? फिर से रीड कर रहा हूं। एफएमवी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, अगर कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी एम्प्लॉई को, उसका एफएमवी निकालो, उसकी वैल्यू निकालो। एज रिड्यूस्ड बाय एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉई, और अगर एम्प्लॉई ने कोई पेमेंट की है तो उसको लेस कर दो, और बेनिफिट जो भी निकलता है उसको सैलरी में ऐड कर दो। अब आओ इसकी एग्जांपल लेता हूं, एनी सर्विस प्रोवाइडेड। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉई है सनी काम कर रहे हैं डॉलिंस कंपनी के अंदर। डॉलिंस कंपनी के अंदर फाइनेंस मैनेजर, ठीक है भाई। अब और सनी के घर में भी एसी कौन से लगे हुए हैं? डॉलिंस के एसी लगे हुए हैं, और एसी लीक कर गए, गैस भी लीक कर गई और कंप्रेसर भी खराब हो गया, तो उसने अपनी कंपनी में एसी बनने के लिए दे दी। अब एक एसी के 3 एसी थे, पर एसी जो उसके ऊपर रिपेयरिंग कॉस्ट आई, जो गैस का खर्चा आया, वो सारे खर्चे मिला के एक एसी के ऊपर खर्चा आ गया 10,000 रुपए। तो 3 एसी पे कितना आ गया? 30,000 रुपए का। तो कंपनी की पॉलिसी ये थी कि भाई जो भी एम्प्लॉय अगर हमारे से सर्विस करवाता है तो उसकी सैलरी में से एक्चुअल बिल की 20% डिडक्शन होगी। कितनी? एक्चुअल बिल की कितनी डिडक्शन होगी? 20%। तो सनी ने बेनिफिट कितने का लिया? 80% का। 30,000 रुपीज। 30,000 में से कितने का बेनिफिट लिया? 80% का। तो 30,000 का 80% निकालो, 24,000 और 6,000। तो 24,000 सैलरी में जाएगा, 6,000 जाएगा या 30,000 जाएगा? 24,000 सैलरी में जाएगा, बेनिफिट सैलरी में जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? बेनिफिट कितना मिला है? 24,000। पे कितना किया था? 6,000। वो कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो सैलरी में नहीं जाएगा। तो जवाब ये है कि वो सैलरी में नहीं जाएगा। बस ये जवाब है इसका। सोच में पड़ जाते हो तुम लोग। चलो भाई, सारे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट वाला ही तो है असल, और वक्त भी है हमारे पास आधा घंटा। चलो इसका मैं कॉन्सेप्ट तो दे दूं, इसके ऊपर फिर हमको सवाल भी सॉल्व करने पड़ेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट दे दूं आपको। एग्जामिनर को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। बातें नहीं होंगी बेटा, बातें नहीं होंगी प्लीज। एग्जामिनर को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। क्या कॉन्सेप्ट है जरा सुनो। सारी बातें हो चुकी हैं बेटा। परक्विजिट्स का पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं 8 पे। 8 वाला पॉइंट
थोड़ा सा टेक्निकल है। कल है बैच 1 वालों की क्लास। टाइम है, लॉ की क्लास कब खत्म होगी कल? 2 से 4। क्या हो गया, लॉ की क्लास तो सुबह है। संडे को होगी 2 से 4 नॉर्मल टाइम। लॉ की क्लास मेरा ये ख्याल है कि सुबह होगी 10 से 12। तो मेरे जहन में ये है कि 12:30 से 3:30 आपकी क्लास होगी। नहीं, बैच 1, सॉरी बैच 2, न्यू बैच, सॉरी यार, न्यू वाले, नए वाले जो बच्चे हैं जिनके शुरू के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। 5 रख लो, 6 घंटे बोल रहे हैं, 7 नहीं ज्यादा हो जाएगा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन बेनिफिट, कंसेशनल लोन बेनिफिट, सैलरी का हैंडआउट किसके पास नहीं है? जो भूल गए हैं वो नहीं लेना दोबारा से, ठीक है? जो लोग भूल गए हैं वो दोबारा से नहीं लेंगे बेटा, जिनके पास नहीं है वो ले लेके आगे पास ऑन करते चले जाए। हर लाइन में एक बच्चा सबसे पूछ ले कितने हैं जिनके पास नहीं है, वो 2 उठाए पीछे भेजे। कंसेशनल लोन बेनिफिट कॉन्सेप्ट सुन लो, बाकी बातें इस कॉन्सेप्ट पर होंगी मंडे वाले दिन। मंडे को देख लो, मेरी बात सुनो। अगर वैसे क्लास की टाइमिंग मैंने कही है 9:30 से 12:30, अगर तो क्लास की टाइमिंग टाइम टेबल में लगी हुई 9:15 से 12:15, इसका मतलब कि फिर कुछ नहीं तो 9:25 पे या 9:30 पे तो पक्का मैं क्लास शुरू कर दूंगा। तो तुम लेट आने की कोशिश मत करना, ठीक है? लेट तुम लोग नहीं आना, मैं आ जाऊं 2, 4, 5 मिनट ऊपर, ये चलेगा, तुम्हारा लेट आना नहीं चलेगा। मैं लेट आऊंगा तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, तुम लेट आ गए तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। अब बाकी तुम बेहतर जानते हो। कंसेशनल लोन बेनिफिट सुनो जरा, लॉ क्या कहता है? लॉ एक जालिम बात कहता है, जालिम बात। ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया। सुनना, अब बातें मुश्किल शुरू होने वाली हैं, अब आसान बातें खत्म हो गई हैं, दौर खत्म हो गया आसान बातों का, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल बातों की तरफ। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया, और वो लोन दिया, या वो लोन दिया इंटरेस्ट फ्री लोन, या एट कंसेशनल रेट दिया। इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब मुफ्त का लोन। मुफ्त का लोन से मुराद ये है कि जो लोन दिया है वो तो लौटाना पड़ेगा, उस पे कोई सूद नहीं देना। और कंसेशनल लोन का मतलब ये है कि लोन तो दिया है तो लोन तो वापस तो असल तो लौटाना ही पड़ेगा, साथ में सूद भी देना पड़ेगा, लेकिन सूद है कंसेशनल रेट पे। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट के अंदर बैंक वाले मांग रहे हैं 15%, तो एम्प्लॉयर ने कहा, एम्प्लॉयर मैं जरा प्रोमिनेंट करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय कह दूं, इसलिए मैं जरा रे को जरा खींच रहा हूं। तो एम्प्लॉयर ने जो लोन दिया, उसने बोला कि ठीक है भाई, मार्केट में तो तुमको बहुत महंगा लोन मिलेगा, तुम हमारे अपने हो, हमारे एम्प्लॉय हो, लोन तो हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुमको देंगे 3% पे। कितने परसेंट पे? 3%। तो हमने कहा या तो वो इंटरेस्ट फ्री होगा यानी 0% पे, या वो कंसेशनल रेट पे होगा यानी 3% पे। लॉ क्या कहता है? सुनना जरा, लॉ ये कहता है कि ये लोन तुम मार्केट से लेने जाते
यही लोन ये ऐसा ही है कि एम्प्लॉय है और वो इम्तियाज स्टोर का एम्प्लॉय है, फाइनेंस मैनेजर। मार्केट में आलू चल रहे हैं 50 रुपए किलो और इम्तियाज वाले कहते हैं हमारा एम्प्लॉय हमसे लेगा, हम उसको देंगे 20 रुपए किलो। तो लॉ बोलता है अगर तू यही आलू मार्केट से लेता तुझे कितने के मिलते, और यही आलू तू अपने इम्तियाज स्टोर से ले रहा है तो तेरा बॉस तुझे कितने के दे रहा है, तेरी कंपनी तुझे कितने की दे रही है, 20। फायदा कितना हुआ, 30। अब लॉ यहाँ पे भी यही बात करता है। लॉ कहता है तू मार्केट से लोन लेने जाएगा बैंक से, कितने में मिलेगा, इसकी परसेंटेज फिक्स कर दी लॉ ने, कितनी है, मार्केट रेट लॉ ने फिक्स कर दिया। लॉ बोलता है मेरी नजर में मार्केट रेट आप अज्यूम कर लो 10%। तो अब 15, 20, 25 इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब लॉ ने फिक्स कर दिया तो हम आगे पीछे की बात ही नहीं करेंगे। तो मार्केट रेट कितना है, 10%। तो लॉ बोलता है कि अगर तू ये लोन जो तूने शादी का लोन, घर का लोन, इधर का लोन, उधर का लोन, हज का लोन, ये जो लोन तूने एम्प्लॉयर से लिया है, अगर यही तू बैंक से लेता, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लेता, HBL से लेता, MCB से लेता, तो तुझे कितने का मिलता, 10% का। और यही लोन तुझे एम्प्लॉयर से कितने का मिला है, 3% का। तो 7% तेरा बेनिफिट है। और जो चीज बेनिफिट होती है वो कहाँ जाती है। अगर लोन फ्री में मिला है पूरा 10% कहाँ जाएगा, सिंपल है, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन थोड़ी इसमें एक दो बातें ऐड होंगी, इसको पहले पढ़ते हैं फिर और बातें ऐड करते हैं। लोन ऑब्टेन्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया विच इज इंटरेस्ट फ्री, या तो वो इंटरेस्ट फ्री है और एट अ रेट लोअर देन द बेंचमार्क रेट, या बेंचमार्क रेट से कम पे लोन लिया। The difference between actual rate and benchmark rate shall be included in taxable salary। क्या बात समझ आती है सर? अगर मार्केट के अंदर लोन मिल रहा है 12% का और एम्प्लॉई से मार्केट में बेंचमार्क रेट है 10% का, एम्प्लॉयर ने लोन दिया 13% पे, अब सैलरी में क्या बेनिफिट ऐड होगा, कोई बेनिफिट है ही नहीं, तो ऐड कहां से होगा, लेस होना चाहिए सर, सैलरी में से कुछ लेस हो सकता है, दिमाग से ख्याल निकाल दो, तो बेनिफिट है ही नहीं तो ऐड क्या होगा, बात समझ आती है। 10% पे लोन मिला, अब क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं। 9% पे लोन मिला, कितना बेनिफिट है, 1% का बेनिफिट सैलरी में ऐड होगा, सही। So the benchmark rate is 10%. 10%. श्योर नहीं? अच्छा, आगे की बातें करने से अच्छा ये है कि मैं इसी की एक छोटी सी एग्जांपल बना के समझा दूं। आगे की बातें हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो फिर डिटेल डिस्कशन है, डिटेल डिस्कशन। ठीक है, एग्जाम्पल, ये ऐसी मैं खुद एग्जाम्पल बना रहा हूं, इसको जरा सॉल्व करो। मिस्टर अजहर इज एन एम्प्लॉय ऑफ शाकार लिमिटेड। Below are the details of his monthly emoluments. Basic salary 1,50,000, utilities allowance 15% of basic salary, medical allowance, को ना लाओ बीच में, हाउस रेंट allowance 40% of basic salary,
he also obtained interest marriage loan of rupees 1.2 million on 1st March 2022 carrying जी बेटा interest rate at the rate of 4%. Calculate taxable salary and tax liability, या यूं कह लो taxable income and tax liability. हाँ बेटा, monthly emoluments, EMOLUMENTS, फायदे, benefits. emoluments अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है benefits. इंग्लिश एग्जाम था, टैक्स एग्जाम नहीं होगा लेकिन, और टैक्स अंग्रेजी में देना होता है. सॉल्व करो. इसको सॉल्व करो. ये छोटी सी एग्जांपल से अब तक जो हमने पढ़ा वो जरा सम अप हो जाएगा. इसका सॉल्यूशन, मिस्टर अजहर, टैक्स ईयर 2022, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. तो हमने कहा सर इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 1.5 लाख पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, कितनी बनी, 18 लाख. फिर सर इसको यूटिलिटीज अलाउंस भी मिल रहा है, अलाउंस भी हमें पता है पार्ट ऑफ सैलरी होती है, 15% ऑफ बेसिक सैलरी. तो हमने कहा 15% इंटू 18 लाख कर दूं आसानी के लिए, करो. 270. हाउस रेंट अलाउंस 40% ऑफ 1.8 मिलियन, 720. ठीक है. और फिर हम ऐड करेंगे कंसेशनल लोन बेनिफिट. कंसेशनल लोन बेनिफिट वो कैसे कैलकुलेट होगा, लोन कितना है, 12 लाख. 12 लाख कब लिया है, 1 मार्च को लिया है. टैक्स का साल चलता है 1 जुलाई 21 से 30 जून 22, और इसने लोन कब लिया है, 1 मार्च को. तो बेटा 12 लाख इंटू बेंचमार्क रेट है 10%, पे कर रहा है 4%, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने सर, 1 मार्च को अगर लोन लिया तो कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 4 डिवाइडेड बाय 12, करो मल्टीप्लाई, 24,000 करो ऐड, 28,14,000. यही है टैक्सेबल सैलरी, यही है टैक्सेबल इनकम, और कोई इनकम है नहीं. टैक्स लायबिलिटी, सैलरीड कैसे, नॉन सैलरीड. सर सैलरी के अलावा कोई इनकम ही नहीं है, तो आपको ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था. हमें शर्मिंदा ना करें ऐसे सवाल पूछ के आप. सैलरीड केस और इसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल के, यानी कि जो जिन्होंने सैलरीड और नॉन सैलरीड का फर्क नहीं पता, जो अभी जिनको मैं बाद में बताऊंगा, जो हमारे नए बच्चे हैं, वो डब्बा नंबर 1 इस्तेमाल करें. डब्बा 1 इस्तेमाल करके टैक्स रेट, टैक्स लायबिलिटी निकालें. टैक्स ऑन रुपीज 2, एक साथ लिख रहा हूं मैं, तोड़ नहीं रहा इसको. 28,14,000 बोलो.
249950। तो बेटा ये है तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पर लिमिट 1 के लिए पढ़ाया मैंने, क्यों देखा क्यों देखा तो देखा, फिर गलत समझा क्यों, अगली क्लास में बताऊंगा। सही है, तुमने जो समझा है वो नहीं है ये। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर लोन 10 लाख से कम का हो तो ये हरकत नहीं होगी, इसीलिए मैंने जानबूझ के 12 लाख का लोन रखा है। क्लियर है? ये किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बता सकता है वैसे। सैलरी इनकम दुनिया का सबसे आसान हेड ऑफ इनकम है, मुश्किल चीजें तो इसमें अभी शुरू हुई नहीं है। कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूं आपने ठीक की होगी, सब अपने कैलकुलेटर से खुद करें ताकि पता लगे किसी ने गलती की हो। ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ये आप फुल लिखेंगे। टीएस मतलब टैक्सेबल सैलरी, टीआई मतलब टैक्सेबल इनकम, टीएल मतलब टैक्स लायबिलिटी। ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये आपको लिबर्टी नहीं है पेपर में इस तरह से इस्तेमाल करने की। ठीक है बेटा? जी बेटा। क्या बेटा? कैसे निकाली? तुम नए वाले स्टूडेंट हो पुराने वाले? नए वाले हो। वैसे नए वालों को भी मैंने पिछली दफा स्लैब रेट इस्तेमाल करना सिखाया। तुमने लास्ट क्लास ली थी? बिल्कुल ही नया हो सर मैं तो। कल आ जाओ, कल मार्केट में आ जाओ तुम, कल फिर बात करते हैं इस पे। ठीक है? सवाल हो किसी को पूछ सकता है? फिक्स है, बेंचमार्क रेट 10% फिक्स है। बोलो बच्चा। ये टाइम बार का वर्ड कहाँ से आया मार्केट में? किसने बताया? बिजनेस लॉ से। किसने बोला? एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को लोन दे, टाइम बार हो जाए, एम्प्लॉय वापस ना करे तो हमने तो वैसे ही बोला अगर लोन दिया और उसने वापस ना किया तो ये तो खुद एक बेनिफिट है। हमारा मैटर नहीं है टाइम बार हो गया, हमारा मैटर है टैक्स को ठीक कैलकुलेट करना। टाइम बार हो, पैसे ना वापस करे, हमारा मैटर नहीं है। हम बोलेंगे हमें तो इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? टैक्स इम्प्लीकेशन। अगर एम्प्लॉय ने लोन पे नहीं किया और एम्प्लॉयर ने पूरा वेव कर दिया तो पूरा क्या बन जाएगा? सैलरी। बेटा कल संडे वाले दिन मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी क्लास होगी 12:15 12:30 पर। टाइम टेबल जरूर देख लेना, हो सकता है आगे हो सकता है पीछे हो, लेकिन टाइम टेबल देख लेना। जो नए बच्चे हैं जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं उनकी कल क्लास होगी, और जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं और नए बच्चे जो दोनों सैलरी इनकम पढ़ रहे हैं मर्ज होके फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास रेगुलर क्लास है वो है हमारी मंडे को 9:15 या 9:30 बजे। टाइम देख के आना। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अलॉट। मुझे और सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते टैक्स पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।